पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। सबसे पहले आपकी दुविधाएं क्या है, आप किस लिए इधर आए हो और क्या मुद्दे लेके आए हो जो कि आपको लेके जाना है। बाकी वाली मैं अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, वो कुछ काम की नहीं है। ये यहाँ की एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है, यहाँ की समस्या है, दिक्कतें है, ये या आपकी जो इच्छा है वो काम की है और उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर सॉल्यूशन लेना ही आपके फायदे में होगा। आज कुछ आपने सुना और उसका इस्तेमाल आपके कल के काम में अगर हो सकता है तो वही चीज अपने काम की है। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि पहले 2-5 मिनट आप अपनी दुविधाएं, अपनी समस्या, आपको क्या चाहिए वो अगर बताए तो उसके ऊपर पहले बात हो, और फिर जो नए टेक्नोलॉजी है, नए कुछ साइंस है, जो कुछ नया नया है, इन्वेंशन है, इनोवेशन है, वो मैं बाद में रखता हूँ। तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों को विनती है कि आपकी थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने पहले रखें। हमने और तरीके से छानने खातर डाला था मई में, थोड़ा गोबर का खाद डाला। कब डाला है? मई में। अच्छा। और 50% में नहीं डाला, आधे में डाला, आधे में नहीं डाला। हाँ जी। जिसमें नहीं डाला उसमें बहुत अच्छी है गन्ने, जिसमें नहीं डाला है उसमें बहुत अच्छी गन्ना है, और जिसमें डाला उसमें सही नहीं। हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, ये रियल। उससे भूख का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। हाँ, अभी वो जिसमें नहीं डाला, गोबर नहीं डाला, उसमें भूख का प्रॉब्लम कम है। दोनों में अच्छा है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए आपके पास मीनिंग क्या है कि इसमें भूख का प्रॉब्लम बढ़ा इसलिए वो गलत है। भूख की वजह से आप गलत मान रहे हो कि रिजल्ट में भी फर्क है। रिजल्ट माने तो ग्रोथ, रिजल्ट माने तो फुटारा, रिजल्ट माने तो अगर हम सोचे तो कांडी की लंबाई, जो कुछ आपने रिजल्ट के लिए चाहिए वो उसमें कमी है, कलर में कमी है कि भूख लग गई है, दुविधा है। अभी तो प्लांट मैंने किया है, अभी 1 महीना 1.25 महीना का हुआ है। 1 महीना 1.25 महीने का हुआ है, इसलिए। लेकिन जिसमें गोबर नहीं है उसमें उगाव अच्छा आया। जिसमें गोबर नहीं था उसमें टिलरिंग ज्यादा हुई या जर्मिनेशन अच्छा है। जिसमें हमने गोबर डाला था उसमें जर्मिनेशन प्रॉब्लम है। ये पहली दुविधा। हाँ। और बस अभी तो यही शुरुआत है। अभी जब हम हमारे खेतों में बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, बायोमास में 2 टाइप के बायोमास आते हैं। बायोमास समझ में आता है ना सभी को? जो खाद डालते हैं, बफर यानी 2 प्रकार के खाद होते हैं। एक को हम बोलते हैं भर खाद और एक को बोलते हैं हम वोर खाद। वोर खाद यानी ऊपर से एक्सटर्नल दी हुई चीजें, वो ऊपर से यानी केमिकल फर्टिलाइजर, उसको वोर खाद बोलते हैं। और भर खाद यानी क्वांटिटी में देने वाली चीजें, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। अभी जो बायोमास होते हैं वो देते समय हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना डिकम्पोजेबल हम बायोमास डाल देते हैं, बराबर, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। मिलने वाली चीज जैसी है वैसे हमें स्वीकार करनी पड़ती है। और पहले क्या था कि हम जो बायोमास लेते थे वो सही ढंग का डिकम्पोज किया हुआ हमें मिलता था, क्योंकि वो किसानों के लिए मिलता था, हमारे घर में था। तो हमारे पास लिमिटेड जानवर थे तो हम क्या करते थे, एक के ऊपर एक थर लग जाते थे और उसको हम डालते जाते, तो नीचे वाला नेचुरली उसका डिकम्पोजिशन पूरे साल डिकम्पोजिशन होता रहता। आज क्या हो रहा है, आज हम तबेले से ला रहे हैं, भरवाट लोगों से ले रहे हैं, तो उनके पास उसकी कोई सुविधा नहीं है। उनके पास जितनी सुविधा है उतना होता है तो किसी को फोन करते हैं उठा के ले जाओ। तो इसमें होता क्या है कि उसकी उम्र होती है 2 महीने 3 महीने, तो वो आधा अधूरा डिकम्पोज हुआ होता है, तब तक किसान उठा के उसको ले जाता है। और उसका डिकम्पोजिशन जो यानी सड़न की प्रक्रिया है वो आधे अधूरी पूरी होती है। जब उसको हम खेत में डाल के पानी देते हैं तो वो रिस्टार्ट होकर फिर डिकम्पोज होना शुरू होता है। अभी डिकम्पोज करके डालना सही है कि ना करके डालना सही है? अगर हम दोनों में भी सही है। अगर हम मल्टी एनम क्रॉप कर रहे हैं, मल्टी एनम यानी मैंगो लगा रहे हैं, नारियल लगा रहे हैं, चिक्कू लगा रहे हैं, ऐसे अगर फसलें हम कर रहे हैं तो वहां पे न अनडिकम्पोजेबल बायोमास डालना ही सही है। क्यों है? क्योंकि डिकम्पोज बायोमास जो होता है उसमें से कार्बन कुछ ही घंटों में रिलीज होना शुरू होता है। हम क्या करते हैं, डिकम्पोज हुआ बायोमास खेत में लाते हैं, डाल देते हैं और गन्ना लगा देते हैं। अभी दुविधा ऐसी है कि डिकम्पोज हुआ जो गन्ना है यानी जो बायोमास है, ये बायोमास डिकम्पोज होकर कार्बन को रिलीज करता है। कार्बन यानी क्या?
किसी किसान भाइयों को कार्बन पता है? कार्बन नाम की चीज बार बार हर कंपनी वाला टिमकी बजाता है, ये कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए, लेकिन ये कार्बन नाम की चीज है क्या? नहीं मालूम। तो ये कार्बन नाम की चीज होती क्या है? जमीन के अंदर कोई भी बायोमास जब डिकम्पोज होता है, सड़ता है, गलता है, तो ये सड़न और गलन की प्रक्रिया में सहभाग लेते समय दो चीजें सहभाग लेती है, एक लेता है बैक्टीरिया और दूसरी लेती है फंगस। ये दोनों मिलके इसको डिकम्पोज करती है और इनके डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया से निकलने वाले एसिड, ठीक है, मैं क्या एक चीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसिड और बेस, इन दोनों का असेंबलेट पार्ट या एलिमेंट को कार्बन बोलते हैं। असेंबलेट यानी जिसमें कार्बन में बेस भी है, बेस यानी अल्कली पदार्थ भी है और एसिडिक पदार्थ भी है, दोनों का एक साथ मिला ऐसी न्यूट्रल कक्षा वाला, अभी एक अगली शब्द क्या है, न्यूट्रल कक्षा वाला एलिमेंट, फैब्रिक वैल्यू लेस और एलिमेंटल यानी मेटल लेस, जिसमें मेटल नहीं है, जिसमें फाइबर नहीं है, लेकिन अल्कली भी पदार्थ है और एसिड भी है, ये दोनों का ऐसा एक पदार्थ, इस पदार्थ को कार्बन बोलते हैं। ये पदार्थ एक ऐसी चीज है जो कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी को, पीछे आवाज आ रही है, इन सभी को जो चाहिए वो डोनेट करती है। जैसे कोई भी चीज को डोनेट करना है तो डोनेट हम क्या करते हैं? हम अपना काम डोनेट करते हैं, अपना रिसर्च डोनेट करते हैं, अपनी थोड़ा बहुत पैसा डोनेट करते हैं। जो हमने डोनेट किया, आखिर में डोनेट की हुई हर चीज को पीछे मुड़ के देखिए, उसके अंदर होती है एनर्जी। उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी। अभी पैसा डोनेट करते हैं तो पैसे के अंदर पेइंग एनर्जी है कि नहीं है? उसके अंदर भी एनर्जी है। जो चीज मार्केट वैल्यू से चलती है, उस सभी चीजों के पीछे क्या होती है? एनर्जी होती है। हम हमारा काम किसी को डोनेट करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, फ्री में, मंदिर में करते हैं, कई जगह पे करते हैं, मेहनत करते हैं, तुम डोनेट करते हैं तो करते क्या है? एनर्जी ही वहां पे देते हैं। तो ऐसे ही ये कार्बन अपने केमिकल फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया और फंगस, इनको बार बार क्या करता है? एनर्जी डोनेट करता है। और ये जब अपने जमीन में होता है, तो हम जब जमीन में केमिकल खाद डालते हैं तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? रिचार्ज होते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर जब रिचार्ज होते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर की सोल्युबिलिटी आ जाती है, उसकी मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह, यानी पेड़ की जड़ें इधर है, खाद इधर है, तो इधर से इधर तक उसका ट्रैवलिंग इजी हो जाता है, आराम से खाद प्लांट को मिल जाता है। ये सारी चीजें होती है, कब होती है? जब अपने जमीन में कार्बन की कक्षा अच्छी है, कार्बन प्रेजेंट है, तो ही होता है। और ये कार्बन बनने के लिए क्या चाहिए? तो बायोमास चाहिए। बायोमास नहीं है तो कार्बन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया से बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड को प्रिजर्व करते हैं, और फंगस क्या करती है? बेस को प्रिजर्व करती है। जब एक पदार्थ डिकम्पोज होता है, सड़ता है, गलता है, तो उसमें से दो पदार्थ बाहर आते हैं, एक मेन पदार्थ और एक उप पदार्थ। अगर बायोमास इजी डिकम्पोजेबल है, यानी पत्ती है, ऊपर वाले स्टेम है, तो उसमें से एसिड ज्यादा बनेंगे, और नीचे वाला हिस्सा जितना ज्यादा होगा उसमें से बेस ज्यादा बनेंगे। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सेट करते हैं, चलेगा ना? थोड़ा बहुत अपनी गर्मी को बताए, ऑल इज वेल, कोई गर्मी नहीं है, तो अपने आप शरीर भी सेट हो जाता है। तो एक ये कार्बन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि डिकम्पोज हुआ और अनडिकम्पोजेबल कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म की क्रॉप लगा रहे हैं तो वहां पे जब हम अगर सडन हुआ डिकम्पोज हुआ अगर बायोमास यूज करते हैं, यानी छानिया खाद यूज करते हैं, तो उसका लॉस ज्यादा है। क्यों लॉस ज्यादा है? पौधा छोटा है, पौधा क्या है? छोटा है, कार्बन रेडी है, और छोटे पौधे की डिमांड भी छोटी है। तो हमने पौधा लगाया, उससे पहले तो सब खाद डाल दिया, अभी उसमें जैसे पानी देते रहेंगे तो इसमें से जो भी कार्बन प्रिजर्व होते रहेंगे, यानी जो एसिड और बेस प्रिजर्व होते रहेंगे, ये एसिड क्या करेंगे? फर्टिलाइजर को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल फॉर्म में लाएंगे, और इस अवेलेबल फॉर्म में आए हुए फर्टिलाइजर लेने के लिए पौधा इतना सक्षम नहीं, इतनी डिमांड नहीं है, तो क्या करेगा? वहां पे कचरा बढ़ जाएगा। कौन बढ़ेगा? कचरा बढ़ेगा। इसलिए करना क्या है कि अगर शेरडी आप लगा रहे हो, अपने पास 1 एकड़ में
अच्छी कार्बन की कक्षा डेवलप करनी है, कम से कम खाद में बेहतर रिजल्ट लाने हैं, तो सबसे पहले हमारे खेतों में कम से कम 25 से 40 टन बायोमास होना चाहिए। इतना तो अभी आज के दिन में देखने को भी नहीं मिलता है, देखने को भी नहीं मिलता है 25 से 40 टन। ये बात तो अभी भूली है। अभी मिलता है तो कितना मिलता है और कितना डालते हैं? 2 ट्रॉला, 4 ट्रॉला, 3, 4, 5, यानी बहुत अच्छा किसान। बात सही की गलत है? एक बीघे पे 1 ट्रॉली भी आज की डेट में समाधान ही है। लोग बोलते हैं कि मैंने खूब डाला, तो वो ट्रॉली से कितना कार्बन मिलेगा वो तो ना के बराबर है। ये प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो ना के बराबर है। उससे कितना एसिड बनेगा? यानी 2.5, 3, 5 टन हमने डाला तो उसमें से कार्बन मिलता कितना है? तो 70-80 kg में, यानी बहुत हो गया। तो वो पूरा साल कैसे निकालेगा? वो निकाल नहीं पाता है। आप समझ रहे हो? मेरी बातें समझ में आ रही है? आप समझ में आई? आप समझ में आई? तो इसके लिए हमें करना क्या है कि ये जो बायोमास है, सबसे पहले हमने क्या किया, जमीन तैयार करने एक बार दबा दिया, करेक्ट है। अभी वो पहले 1.5-2 महीने में ही आप देखो शेरडी को, आप अपने खेत में चले जाओ, अपने मन से छेल में जाओ और आप ऑब्जर्वेशन में देखो, अपनी जो शेरडी है पहले 4 से 5 महीने, 6 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक उसकी कांडी की लंबाई काफी अच्छी है, होती कि नहीं होती? 6 महीने खत्म हुए कि कांडी इतनी आनी चालू हो जाती है। ऊपर जाएगी तो कम, ऊपर जैसे जाते हैं इतनी आती है। ऐसा क्यों होता है? तब तक आपने डाला हुआ छानिया खातर खत्म हो जाता है, आपने डाला केमिकल फर्टिलाइजर खत्म हो जाता है। अभी गन्ने के पास सॉइल से मिलने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है जितना भी। और अपने किसानों को एक बेसिक साइकोलॉजी क्या है, 4 महीने हो गए, बेसिक पारे का खाद का डोज डाल दिया तो उसके बाद हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं, खाली पानी डालते रहना है। यही प्रैक्टिस बेसिक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनका जो प्रश्न था कि मैंने एक खेत में छानिया खाद डाला या आधे में मुझे नहीं हुआ या नहीं डाला, उसमें मुझे जर्मिनेशन अच्छा मिला, जिसमें मैंने नहीं डाला था वहां पे जर्मिनेशन अच्छा मिला, जिसमें डाला था उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल। ये क्यों हुआ? इसके पीछे भी जाके देखिए कि जिसमें मैंने बायोमास डाला उसमें उस जमीन ने बारिश का और आपने दिया हुआ सब पानी होल्ड करके ज्यादा रखा, जमीन ठंडी हो गई। जैसे ही जमीन ठंडी हुई, जितनी भी टंडे आपने जमीन में लगाए वो इतने ठंडे हुए, वो जमीन हो नहीं रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन ठंडी होती गई। और इस साल तो बारिश तो लगातार बार बीच बीच में बर्फ निकलने से पहले वापस आ जाती है, बर्फ निकलने से पहले वापस आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, ये साल का मौसम और हमने डाला हुआ खाद, ये दोनों एक दूसरे को अपोज में चले गए और वहाँ की जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अननेसेसरी बढ़ गई। और उसका रीजन हुआ कि जमीन में वाटर टेबल ऊपर रहा, उसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हुआ। यानी बायोमास डालना गलत है, ये बात इसका रीजन नहीं है, तरीके थोड़े बदलने की आवश्यकता है। जैसे बायोमास हमें डालना है क्या, तो डालना ही है। आने वाले समय में कुछ 10-12 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, आपके पास विकल्प नहीं होगा कि आपके खेत में बायोमास नहीं है और आप खेती करो। क्योंकि आज की डेट में 100 kg अगर हम पोटेशियम जैसा पदार्थ जमीन में डाल रहे हैं तो उसमें से 4.7 यानी ज्यादा से ज्यादा 5 kg खातर बोल के आपको मिल रहा है, 95 kg वेस्ट हो रहा है। यूरिया की बात 13% मिल रहा है, बाकी सब वेस्ट है। और फास्फोरस की तो बात ही गिननी नहीं है। यानी हम कुल मिला के 1 बीघा खेती में आज की डेट में 14 से 15 हजार के केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं और उसमें से हमारे 2 से 2,500 केमिकल फर्टिलाइजर काम में आ रहे हैं। बाकी 12,000 के केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में केमिकल सैचुरेशन में ऐसे ही ऐसे पड़े रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जमीन की जो कार्बन लेवल है वो नीचे हुई है। और कार्बन किससे बनता है? बायोमास से बनता है। और बायोमास ही नहीं जा रहा है जो जाना चाहिए पहले। इसलिए बुजुर्ग लोग हमारे बोलते हैं, जो पुराने लोग बोलते हैं कि हमारे जमाने में, जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हम तो 25 किलो भी डालते थे तो कितना बढ़िया रिजल्ट आता था। आज के खाद ही बोगस है। सही है, सही है। बोलते हैं सही है, उनकी बात तो उनके बात सही है, क्योंकि उन्होंने एक बोरी डाली तो उसका रिजल्ट कहां से कहां निकलता था, कहां से कहां निकलता था। जैसे इंडिया में सबसे पहले खाद आया फॉस्फेट, काफी लोगों को पता नहीं है, इंडिया में सबसे पहले फॉस्फेट आया। और फॉस्फेट भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, केमिकल गांव से भगा दो उसको लाना ही नहीं गांव में। तो लोगों को कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने रातों रात किसानों के खेत में जाना, बीच में डाल के 5-6 kg फॉस्फेट स्प्रेड करके भाग जाना।
ऐसे हमारे अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास काम किया है, किसानों को जाओ सलाह दो। वहाँ उस वक्त एग्रीकल्चर ऑफिसर के काम क्या था कि जाओ चुप के रात में किसी हर एक बड़े बड़े किसानों के खेत में थोड़ा थोड़ा बीच में डालो और वहाँ से भाग जाओ। फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद जाओ और वो खेत को दिखाओ किसान को ले जाके कि यहाँ बड़ा क्यों है, पूछो उनको। किसान के पास तो जवाब नहीं था, फिर वो बताते थे कि मैंने आपके खेत में रात को इतना इतना ये डाला, इसका ये रीजन। ऐसे कर करके आपको केमिकल फर्टिलाइजर को धीरे धीरे उन कंपनियों ने एडप्ट करवाया, दिलाया और उसकी बदौलत फायदा भी हुआ, नुकसान भी है। लेकिन फायदा क्या है कि हमारे पास 1972 में 3% लोग बिना खाए सोते थे, बिना खाए, भूख मरी थी। आज लोग खा खा के मर रहे हैं, भूखे कोई मर नहीं रहा है, खा खा के मर रहे, ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है। इतना अपने पास जो भी प्रोडक्शन आया उसकी 2 रीजन है, एक हाइब्रिडेशन और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, 2 है। लेकिन इसका बैलेंस पॉइंट इस्तेमाल अगर नहीं सीखेंगे तो यही चीज आने वाले समय में हमें खेती छोड़ने पे मजबूर होगी, क्योंकि हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है और वो बैलेंस खत्म होता है तो कोई भी चीज सस्टेन नहीं है। आगे बढ़ते तो क्या करना चाहिए, आपके इनका जो सवाल था यानी समस्या थी कि मैंने डाला, तो डालते समय बायोमास का 2 चीजें ध्यान में रखिए। बायोमास हमारे खेत में क्वांटिटी नहीं जा रहा है तो जितनी जा रही है उतना क्वांटिटी हमारे आखिर के 11 महीने तक काम में आना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है कि जो बायोमास आप पहले ही डाल रहे हो, थोड़ा खर्चा बढ़े 500 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन वो बायोमास बगल में रखो और उस बायोमास को आपके हर फर्टिलाइजर के डोज के साथ मिक्स करके डालने की चेष्टा करो। इतना एक बदल करो, कचरा भी कम रहेगा और केमिकल फर्टिलाइजर के रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे आप भी थक हो जाए। इसका रीजन क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का सोल्यूबलाइजेशन एसिड से होता है, एसिड बायोमास से बनता है और साथ में दोनों जब जाते हैं तो जो बायोमास है वो रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे वैसे एसिड को प्रिजर्व करके केमिकल फर्टिलाइजर को देता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर 100% सोल्यूबल होकर अवेलेबल फॉर्म में आते हैं। केमिकल सैचुरेशन 0% में आ जाता है, यानी जमीन में जाने के बाद जो केमिकल, अभी क्या हो रहा है, आप खेड़खाड़ करने से पहले बायोमास डाल देते हो, छानिया खाद डाल देते हो। जब खेड़खाड़ करके जमीन में आधा अधूरा जमीन में जाता है, आधा अधूरा पेड़ में जाता है, आधा अधूरा यानी केमिकल फर्टिलाइजर गिर जाता है एक जगह पे और आपका बायोमास है तीसरी जगह पे। दोनों एक साथ आते आते 4-6 महीने लग जाते हैं और तब तक उसका काम खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि पीछे ज्यादा हो रहा है? तो इसलिए एक बदलाव करना अनिवार्यता है कि केमिकल फर्टिलाइजर के 3 डोज हम डालते हैं, तो इस 3 डोज में हमें हमारा जो बायोमास है उसमें 50% बायोमास हम प्लांटेशन के साथ डालिए और जो बचा 50% है वो 25-25 करके बाकी वाले 2 डोज के साथ डालिए। इतना भी बदल आपने किया तो भी आप कैलकुलेशन करके रिजल्ट गिनिए। जैसे साहब ने देखा कि एक खेत में डाला और नहीं डाला, उसमें 2 चीजें दिखी तो ऑब्जर्वेशन किया, तो आप भी ऑब्जर्वेशन करिए रिजल्ट क्या मिलते हैं। ये जरूरी चीज है, आपको करनी ही पड़ेगी। बायोमास को डिवाइड करके दीजिए क्योंकि अपने पास क्वांटिटी नहीं है। पहले 40 टन जा रहा था इसलिए कभी भी डालो, पूरे साल पूरे खेत में दिखता था बायोमास। आज खेत में बायोमास दिखता नहीं है क्योंकि वो कहाँ गायब हो जाता है समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। बात समझ में सभी का आई? मेरे हिसाब से मैंने बोला ना 25 से 40 टन एकड़ में चाहिए, उतना मिलेगा क्या? अरे साहब मिला तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं रहा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप 25 टन डाला मान लो तो हाथ में क्या बचेगा? साहब की जो एक जो सर की जो मान है, बात सही है इनकी भी। आज क्या हुआ है, हमने अपने स्वार्थ हेतु जो जानवर हमने हमारे पास घर में पालतू जानवर थे, धीरे धीरे उसकी हमें मेहनत नहीं चाहिए थी, इसको खत्म कर दिया। खत्म करते वो एक खेती का एक पार्ट था, अविभाज्य पार्ट था। वो भले आपके फायदे में था कि नहीं था, लेकिन उसकी जो आपको छानियाँ मिलती थी वो आपके खेती में अल्टीमेटली एक खाद का काम करती थी। हमने गिना क्या, दूध देता है लेकिन मेहनत ज़्यादा है, दूध नहीं परवड़ता है, छोड़ दो। बैल, ट्रैक्टर आ गया, बैल छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो करके आज ऐसा हुआ हमारे पास किसी के पास अभी पालतू जानवर नहीं है। तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी किसके ऊपर? 5% लोगों के ऊपर 95% लोगों की डिपेंडेंसी आई। अभी उनके पास भी जानवर कौन से हैं? वो दूध वाले हैं, बाकी मेहनत वाले जानवर तो घट गए। अभी बायोमास की सोर्स क्या रहे? कुछ नहीं है। अभी बायोमास का सोर्स अगर हमारे पास
था, तो उस वक्त जो साहब बोल रहे हैं कि अब अगर हम 25 टन बायोमास डालने जाएंगे खेतों में, तो जितना गन्ने की कॉस्ट होगी उतनी तो गन्ने की कॉस्ट से भी ज्यादा पैसे घर से देने पड़ेंगे। बात भी सही है। ये भाव बढ़े क्यों? क्योंकि हमसे निकल के एक 5% लोगों के पास उसकी क्वांटिटी गई, इसीलिए भाव भी बढ़े। दूसरी चीज क्या हुई कि हमें आज इतना ज्यादा डालने की क्यों नौबत आई? क्योंकि बीच के 15-20 साल हमने कुछ डाला ही नहीं है। डाला तो भी कितना, 1.5 टन, एक बोरी, एक मिला तो एक ट्राला, नहीं मिला तो अगले साल देखेंगे। इसकी वजह से केमिकल सैचुरेशन बढ़ते 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 इस लेवल में गया है। तो इसका दूसरी प्रोविजन क्या कर सकते हैं? तो हमें करना क्या है? दूसरी प्रोविजन हमारे पास क्या है? तो दूसरी प्रोविजन है कि अगर हम बायोमास यानी छानिया खातर क्वांटिटी नहीं डाल सकते, ठीक है रहने दो, तो हमें दूसरी चीज पूरी 100% इजराइल की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो इजराइल ने किया क्या? उनके पास भी यही दुविधा थी, तो उन्होंने क्या किया, एनपीके के साथ सल्फ्यूरिक की ट्रीटमेंट लगातार जारी रखी। तो 71 साल से आज उनकी प्रोडक्टिविटी वहां के वहां है, जब शुरुआत की थी आज भी उधर ही है। छानिया खातर डिकम्पोज होने के बाद, छानिया डिकम्पोज होने के बाद, खातर बनने के बाद बनता क्या है? एसिड बनते हैं, थोड़ा बहुत बेस बनता है। जो एसिड बनता है तो वही एसिड ही डायरेक्ट हमने खेत में दिया। तो इसी के टेक्नोलॉजी के तहत इजरायली साइंटिस्टों ने जो खाद बनाए वो कौन से खाद बनाए? तो एसिडिक फर्टिलाइजर बनाए, यानी क्या, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बनाए। अभी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के लिए आपके छानिया खातर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो सेल्फ सोल्यूबल है, वो सेल्फ मोबिलाइजर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको चार्ज देके ही ऑलरेडी बनाया गया है। जो चार्ज छानिया खातर के बाद मिलता था वही चार्ज देके ही बनाया गया है। इसलिए पानी में जैसे ही जाते सोल्यूबल हो जाते हैं, जैसे ही जमीन में जाते हैं अवेलेबल हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि 2 kg के रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि हम 50-50 किलो की बोरी इससे पहले देखे, जो रिजल्ट दिखे नहीं वो 5 किलो 10 किलो में दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं ना। लेकिन वो उसका इस्तेमाल अगर बार बार हम करेंगे वो भी सही है क्या? वो भी आज प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि गन्ने जैसी फसल में हम अगर लगाना भी चाहे तो भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात सही है? बिल्कुल सही। हाँ, तो आगे हम जाते हैं। तो करना क्या है कि छानिया खाद हम 2-3 हिस्सों में डालें, और दूसरी चीज ऐसी करें कि बिना भूले कम से कम 3-3 महीने में एक बार, 3-3 महीने में एक बार 2-2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 50 किलो के ड्रम में कोने में रख के उसको पानी के साथ धोया करो। ये करता क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड जब जमीन में गुजरता है पानी के साथ, तो जमीन में जो केमिकल सैचुरेशन से बने हुए साल्ट है, क्षार है, वो क्षार के बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ के उसको वापस फ्री साइकिल में, ओपन साइकिल में लाता है। जैसे ही वो ओपन साइकिल में आते हैं वो प्लांट के खाद बन जाते हैं, यानी मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन। जो साल्ट बने थे उसके वापस मिनरल के न्यूट्रिएंट्स बने और फिर प्लांट अपने आप उसका अपटेक कर सकता है। साथ ही जमीन का पीएच भी नीचे आ सकता है। इसके लिए आपको खबरदारी से, वो अगर हाथ में लग गया, इधर लग गया तो जल जाता है, हार्ड होता है, उसको डाइल्यूट करके जमीन में यूज करना है। काफी लोगों की शंका यह है कि हम गन्ने की खेती में हमारे पास ड्रिप नहीं, ड्रिप का मैंने बात किया नहीं है। काफी किसानों के फोन आते हैं। मैंने बोला है कि आपको 200 लीटर के 50 लीटर के जो भी ड्रम होते हैं उससे आपके पानी के साथ धोना है, चाबी लगा के उसको धोते रहना है। 2-2 महीने में एक बार 2-2 लीटर के हिसाब से धोते रहिए और आपके जमीन का एनालिसिस करके देखिए कि आपके जमीन की केमिकल सैचुरेशन कंडीशन कहाँ से कहाँ पहुंची, पीएच कितना नीचे आया, और आपके फसलों में चेंजेस देखिए कि खाद कितने डाले थे और कितने मिले। इतना तो कर सकते हैं। और 25-30 रुपए किलो से मिलता है, काफी 1500 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। कि अप्रैल महीने में मैंने खाद डाला तो उसके पास भी टाइम तो 3-4 महीने का था जी। तो लीला पड़वास था, वो साथ में किया होता जी। तो ये रिजल्ट उसको मिलता ही। एक मिनिट, तो जमी आ खातर लाखीने मैं અંદર ઘણિયા લાખેલા છતાં બી આ પ્રોબ્લેમ લીલો પડવા એટલે હણસણ બી લાખેલા અને મળેલા, પણ જેમાં મેં મહેનત કરી ને તેમાં સારું મને તકો દીધો, જેમાં નહીં તેમાં જમી અત્યારે બધા જોઈ તો તે જોરદાર ગઈ, જેમાં મહેનત કરી અફસોસ કાં છે કે આપણે મહેનત કરી ત્યાં રિઝલ્ટ, બાકી રિઝલ્ટ મળે છે ધણ બી મારી પાસે ને તેમાં જ સારું રિઝલ્ટ નથી, પણ ફેક્ટરીમાંથી જે આવે છે તે કે જોજે આગળો ઘડી सरकार रिजल्ट सही है, तरीके गलत है। मैंने कल की सुबह की आज 2-3 मीटिंगों में एक बात जानबूझ के छेड़ी है
दवाइयाँ बदलने से, खाद बदलने से, दुकान बदलने से, कंसल्टेंट बदलने से, ट्रैक्टर वाला बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते। बजट बदल जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं बदलते। बदलना है तो एक ही चीज बदली जा सकती है जो रिजल्टेबल है, वो है तरीके, यानी उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे आदमी 8 बजे सो के उठेगा और उसका पेट की बीमारी है, उसका शरीर सही नहीं है, तो 8 बजे उठे हुए आदमी का शरीर और भी खत्म होते जाएगा। वही आदमी उसी पृथ्वी के ऊपर, इसी गांव में सुबह 5 बजे उठ के थोड़ी मेहनत करे, इधर उधर चल के आए, तो उसके काफी सारी बीमारियां वही खत्म हो जाती है। तो बदला क्या, हमने तरीके बदले। दवाई ली क्या, दवाई से काम होगा क्या, नहीं होगा। आप 8 बजे सो जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। 5 बजे उठ के आप मेहनत करोगे, यानी व्यायाम करोगे, वॉकिंग करोगे, तो आपके शरीर को जो चाहिए वो रिफिलिंग होगा। ऐसे ही खेती में भी बेसिक साइंस को जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक बाकी वाली चीजों का कोई वैल्यू नहीं तो मेरे जैसे हजारों कंपनी वाले आएंगे, मेरा दवाई ऐसा है, मेरी दुकान में ये है, बेहतर है, बेस्ट है, सब कुछ है बोलेंगे। आपको इंग्लिश के 10 शब्द उसमें इस्तेमाल करेंगे जो आपके सिर के ऊपर से चले जाएंगे, जो साइंटिफिक होते हैं आपके पल्ले नहीं पड़ते। फिर आपको लगता है कुछ अच्छा होगा, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हो, फिर वो कंपनी वाला दूसरे साल गायब रहता है, वो इसको नहीं, वो दूसरी जगह लेके चला जाता है। ऐसे करके हमारे अभी 40-50 साल ऐसे ही घूमते घूमते गए। करना एक है, बेस साइंस को हमें टच करना। आगे बढ़े। बायोमास यानी जो देशी खाद है, छानिया खाद है, वो हम, या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर में जैसे ट्राइकोसुलोस, स्पैसिलोमाइसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, साथ ही फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे जो जीवात आते हैं, फंगस आते हैं, इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। और हमारे बायोमास, इसको केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है ऐसा देखा जाए तो। लेकिन हमें उसका रीजन पता नहीं है, आंसर पता नहीं है, इसलिए वो सवाल बड़ा है। क्यों है? क्योंकि कुछ दुकानों में जाके कंपनी वाले को पूछते हैं कि हम केमिकल खाद के साथ ट्राइको छोड़ सकते हैं क्या, एनपीके के बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं क्या? तो दुकानदार या कंपनी वाला बोलता है नहीं, वो मर जाएंगे। फिर हमारे मन में आता है कि यार वो सही है, केमिकल फर्टिलाइजर, नाम तो केमिकल ही है ना, फर्टिलाइजर का नाम तो केमिकल है, और केमिकल यानी मारने वाली चीज। बात सही है नहीं? डेट मारने वाली चीज, तो मारने वाली चीज के साथ जीवात डालेंगे तो मरने ही वाले हैं। लेकिन आपको पता होना जरूरी है, हम किसान हैं, बैक्टीरिया को मारना है तो बैक्टीरिसाइड चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिसाइड नहीं, पहली बात। दूसरी बात, फंगस को मारना है तो फंजीसाइड चाहिए, फंजीसाइड केमिकल फर्टिलाइजर फंजीसाइड भी नहीं। तीसरी बात, अगर गलती से बैक्टीरिया फंगस के अलावा और कुछ बायोमास हमने डाला है तो बायोमास में क्या है? तो बायोमास में कार्बन है। कार्बन को डिग्रेडेड करना है, कार्बन डिकम्पोज नहीं होता है, कार्बन डिग्रेडेड होता है। तो डिग्रेडेड करने के लिए क्या चाहिए? तो डिग्रेडेड करने के लिए कॉन्सेंट्रेट एसिड चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर वो भी नहीं है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर से फंगस बनती, अगर केमिकल फर्टिलाइजर से बैक्टीरिया मरते तो कंपनियों को दवाई निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, वही केमिकल फर्टिलाइजर मिक्स करके ऊपर छिड़का देते तो वो फंगस तो मर ही जाती ना। समझने वाली चीज है कि नहीं है? जमीन में डायबैक आ जाता है, इनके अभी पौधे मर गए फंगस की वजह से। वो फंगस अगर केमिकल फर्टिलाइजर डालते तो फंगस मर जानी चाहिए थी। तो बेसिक साइंस क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलती है कि केमिकल फर्टिलाइजर इज अ मिनरल मिक्सचर। क्या बोलती है? ये मिनरल मिक्सचर है। इसके सामने केमिकल इसीलिए है क्योंकि केमिकल किसको बोला जाता है? जिसकी आइडेंटिटी लैब में इंडिकेट होती है और सस्टेन है, इस सारी चीजों को केमिकल बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि? देखिए, इसको भी चीजों को केमिकल बोला जाता है। अभी दूध है, दूध मीठा है, उसमें हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले, उसका दही बन गया। अभी दही की केमिकल आइडेंटिटी है ना, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड है, वो केमिकल है। ऐसा देखा जाए तो हमारी केमिस्ट्री बोलती है वो केमिकल है। क्यों है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने बनाया हुआ लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड तो प्योर केमिकल है कि नहीं है? वो मारता है हमें। मारने वाली चीज क्या है? जिसके आगे साइड लगा है, मारना है, किल, फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड, विडीसाइड। समझ में आ रहा है ना? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड,
ये सारी चीजें बैक्टीरिया और फंगस के साथ। अभी और एक बात आगे बताता हूँ, अगर आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ भी बैक्टीरिया डालते हो तभी वो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उसकी साइज, उसकी कल्चर और उसका डीएनए स्ट्रक्चर ये पेस्टिसाइड से काफी भिन्न है, काफी भिन्न है। अगर आप क्लोरोपेरिफेस के साथ एनपीके के बैक्टीरिया और ट्राइकोमी डालोगे तो भी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मारने के लिए चाहिए क्या? बैक्टीरिसाइड ही चाहिए। और बैक्टीरिसाइड की रचना जो होती है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिसाइड ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के जो लंबदंड गोल पॉइंट्स होते हैं उसको डैमेज करता है। ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है सर आपका सवाल का क्लियर? तो ये बेसिक साइंस है, ये काफी पुराना है। चाहे हम खेती को शुरू करते हैं ये सवाल क्लियर होने चाहिए, नहीं तो फिर इसका धंधा बनता है। इसका क्या बनता है? धंधा। कौन बनाते हैं? कंपनी वाले और हमारे जैसे दुकानदार। आपका अज्ञानी होना ही हमारी ताकत है, ये प्रैक्टिकल है, ये कोई अलग चीज नहीं है। आगे बढ़े, और किसी का सवाल है कुछ? तो आगे बढ़ते हैं। आज जिसलिए हम इकट्ठा हुए हैं, आपका प्रोडक्शन आएंगे, प्रोडक्शन के लिए सब कुछ। तो सबसे पहले जर्मिनेशन का एक पार्ट को हमें हाथ में लेना है कि जैसे जर्मिनेशन, पहला टारगेट अपना होना है कि 100% जर्मिनेशन एक साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक डंडा अगर हमारा पीछे रहा जर्मिनेशन में तो 4 गन्ने कम हो जाते हैं। कितने गन्ने कम हो जाते हैं? 4 गन्ने कम हो जाते हैं। और हमारे गुजरात में मैंने देखा है कि कॉमन हर किसान का कम से कम 10 से 15% टुंडाई रहती ही है। 100% रहती है। तो यहाँ देखो 15% यानी छोटी अमाउंट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने 4000 कांडी बोई है, उसमें से हमें अगर 500-600 वापिस टूंडनी है तो हमारे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2,500 से 3,000 गन्ने वही कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाद में टुंडाई की होती है वो कुछ महीने के बाद की होती है और बाद में वो डंडा नहीं बनता है, वो छोटा रहता है और लाइट के लिए वो अकेला ही ऊपर भागता है और उसके टिलर डेवलप नहीं होते, सुकाई में चले जाते हैं या बांडियों में चले जाते हैं। इसके लिए पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि 100% पहला जर्मिनेशन, 100% जर्मिनेशन। 100% जर्मिनेशन के लिए करना क्या है? आज अगर हम गन्ना बुआई करते हैं, आज अगर हम गन्ना बुआई करते हैं तो दूसरे दिन तुरंत लीले में, दूसरे दिन तुरंत 200 लीटर पानी में ड्रेंचिंग करनी है। उसमें लेना क्या है? तो हमें 200 लीटर पानी में 2 केजी कली का चूना, पत्थर वाला चूना लेना क्या है? 2 केजी पत्थर वाला चूना, ज्यादा हो रहा है यार, 2 केजी पत्थर वाला चूना। दूसरा लेना है 1 लीटर कैल्शियम सल्फाइड, जो जमीन को कंटिन्यूसली हफ्ते 10 दिन तक गर्म करता रहता है, गर्म करता रहता है। लिक्विड लाइम सल्फर, कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, 1 लीटर लेना है। और इन दोनों के सॉल्यूशन बना के अगर हम पहली ड्रेंचिंग करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि छोटे से छोटी आग और पुरानी से पुरानी आग दोनों एक साथ अगले 8 से 10 दिन में आपके खेत में 100% जर्मिनेट हो जाती है। साथ ही दूसरा फायदा होता है, जो लिक्विड लाइम सल्फर है यानी कैल्शियम सल्फाइड है, इसके सल्फिन की स्मेल की वजह से कोई खपमरा जैसी बीमारी यानी इंसेक्ट वो गन्ने के अगल बगल में आती भी नहीं। दोनों काम हो गए, फंगीसाइड पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं, साथ ही जर्मिनेशन 100% क्लियर हो गया। अभी जो किसानों के पास, किसान भाइयों के खेतों में कार्बन की कक्षा काफी कम है, वो उसमें लिक्विड लाइम सल्फर के साथ कार्बन सल्फ डाल सकते हैं, यानी कार्बन सिलिकेट डाल सकते हैं। वो 1 लीटर और कली का चूना 4 केजी। इसमें आप भिगो के लगाओ या तो फिर इसको डायरेक्ट ड्रेंचिंग करो। ड्रेंचिंग करने का रिजल्ट अच्छा है क्योंकि 8 से 10 दिन तक वहाँ की जमीन, आप उंगली डाल के जमीन में देखो वहाँ की जमीन आपके उंगली को गर्मी इतनी देती है कि आप ज्यादा समय उंगली अंदर नहीं रख पाओगे, इतनी गर्मी पैदा होती है। क्यों हुई? क्योंकि हमने दिया क्या? कैल्शियम सल्फाइड प्लस कैल्शियम दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। जितने जमीन के अंदर मिनरल्स हैं उनको पानी और मिनरल्स मिलते रहेंगे तो कोई रिएक्शन होके उसकी वहाँ गर्मी बढ़ती रहती है तो 100% आपको जर्मिनेशन मिल जाता है। पहली बात तो 100% पहले जर्मिनेशन करना है। आवाज आती है? कम हो रही? आती है।
तो 100% जर्मिनेशन ये पहला टारगेट होना चाहिए गन्ने में। सक्सेस होने के लिए पहला 100% जर्मिनेशन, नहीं तो कोई भी खाद डालिए और जर्मिनेशन ही कम हुआ तो कोई उसका मतलब नहीं। बात सही बोल रहे हैं ना? 100% जर्मिनेशन के लिए पहला 2 किलो खली का चूना, 1 लीटर लिक्विड लाइम सल्फर और 1 लीटर यानी कार्बन सिलिकेट, ये आप ड्रेंचिंग कीजिए। जर्मिनेशन हो जाता है 100% जर्मिनेशन जब हो जाता है तो हमारा 25 से 30% का पहला सक्सेस काम पूरा हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी दूसरी दुविधा है कि हमें फर्टिलाइजर का पूरा ज्ञान है नहीं। सभी के पास सबसे बड़ी दिक्कत वो है, फर्टिलाइजर का पूरा ज्ञान नहीं है। कोई भी कंपनी बोलती है ये डालो, वो डाल के देखते हैं। कंपनी वाला घूमता हुए 4 बार आया तो हमें भी दया आती है कि यार ये आज भी 4 बार आया है, इसका एक बार तो सुन लेते हैं। तो फिर उसका एक बार सुनते हैं, वो एक बार के लिए आया होता है, वो जब जैसे सुनते हैं बाकी बार आते नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास पूरा उसका ज्ञान नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर में हमारे पास जो भी फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर का हमारा इस्तेमाल गन्ने में कैसे करना है, ये काफी बड़ी दुविधा है। महाराष्ट्र में अभी हमारी कंपटीशन चल रही है। मेरे पास 5 शुगर मिल है, 2 शुगर मिल को मैं टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, तो 7 शुगर मिल में डायरेक्ट मेरा सहभाग है। हमारे पास कंपटीशन चलती है 140 टन पर एकड़। 139 एकड़ का पिछले साल का टॉपर है। इस साल की कटिंग अभी शुरू हो रही है। नहीं वो ठीक है, हम कंपैरिजन करने नहीं जा रहे, प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने 140 टन गन्ना पकाने वाले किसान को पूछा 139 को बदला क्या, तो ना खाद रबर डाले, ना कोई ऐसी दुनिया की अलग सी सभी ये दवाई लेके आए। उनको हमने सवाल क्या किया, अभी इस साल आपका 139 एकड़ पर टन आया, कैसे आया? आपकी उम्र क्या है? तो 46 ईयर की है। तो 46 ईयर तक आपने खेती की, इससे पहले क्यों नहीं आया? खेती वही है, पानी वही है, गन्ना वही है, आप भी वही हो, तो इसी साल आपका 139 टन कैसे आया? तो उसमें सभी से एक ही चीज सामने निकल के आई, वो जितने भी किसान 100 के ऊपर चले गए हैं उनमें एक कॉमन चीज जो अलग दिखती है, वो एक ही चीज है, वो है कि फर्टिलाइजर को स्प्लिट करके उन्होंने 11 महीने तक अप्लाई किया। कहाँ तक अप्लाई किया? 11 महीने तक अप्लाई किया, और हम करते हैं 4 महीने तक। तो 4 महीने अप्लाई करने से 6 महीने तक की कांडी की लंबाई 8 से 9 इंच, और 6 महीने के बाद की सारी कांडियों की लंबाई 1.5 से 2 इंच। समझ में आ रहा है? और गन्ना ये नोड बेस्ड क्रॉप है। गन्ना क्या है? नोड बेस्ड क्रॉप है। नोड बेस्ड क्रॉप होने से हर कांडी में जन्म लेता है, हर कांडी में नया जन्म होता है, हर कांडी में नया जन्म है। अगली कांडी से दूसरी कांडी, दूसरी कांडी से तीसरी कांडी, हर कांडी में नया जन्म है। और गन्ने की पैथोलॉजी फिजियोलॉजी देखे तो गन्ने की जितनी कांडी लंबी उतनी उसकी वजन ज्यादा। गन्ने की जितनी कांडी छोटी, कितनी भी बड़ी झाड़ी हो, उसमें वजन नहीं आता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गन्ने के अगर कांडी में लंबाई हो तो उसमें 2 प्रकार के फाइबर के धागे आते हैं, और गन्ने की कांडी में अगर लंबाई कम हो तो उसमें 3 प्रकार के फाइबर के धागे आते हैं, और जिसमें 3 प्रकार के फाइबर के धागे उसमें पानी ज्यादा पकड़ा जाता है, तो शुगर बनती ही नहीं, उसमें रिकवरी नहीं आती। इसीलिए गन्ना लंबाई में गिना जाता है। जितनी लंबाई कांडी, आज तक जितना रिसर्च सेंटर आप अगर कोयंबटूर चले जाओ, VSI चले जाओ, जहीं भी जाओ, वही वैरायटी सक्सेस है जिसकी लंबाई अच्छी है। नहीं तो इतनी छोटी कांडी वाले कुछ है वो जूस में चले जाते हैं, वो रिकवरी में नहीं आते। ये क्यों है? क्योंकि उसमें लंबी कांडी है तो फैब्रिक वैल्यू कम, शुगर ज्यादा तो वजन ज्यादा, छोटी है तो फैब्रिक वैल्यू ज्यादा, पानी ज्यादा, शुगर कम, रिकवरी कम, और वजन भी कम। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए कांडी लंबी होनी चाहिए हर वक्त, आखिर के कांडी तक लंबाई छूटनी नहीं चाहिए। वो छूटी तो फिर हम बोलते हैं कि मेरे गन्ने में कांडी कितनी है? 47, और फ्रूट कितना है? 12। तो 2 इंच की कांडी कितनी हुई? 30-35, और उससे ज्यादा बड़ी कांडी तो आपकी 10-12, तो उसका ही वजन है, बाकी तो कुछ वजन है ही नहीं। क्लियर हो रहा है? हमने पहले हमारे
बुजुर्गों से जो एक चीज हम ड्रैग करते जा रहे हैं, वो ड्रैग की हुई चीज सबसे गलत चीज क्या है? तो वो एक गलत चीज है कि उन्होंने समझाया हमें, या हमारे पास ज्ञान आया कि 4 महीने में पहले खाद डाल के खत्म करना है। उनकी बात वहां सही थी, क्योंकि उनके पास पानी इतना कम था, उनके पास पानी इतना कम था कि वो 6-7 महीने के बाद तो पानी दे ही नहीं पाते थे, पा ही नहीं पाते थे। बात समझ रहे हैं मेरी बात? गन्ने में 6-7 महीने के बाद पानी देना तो उनके लिए काफी मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। दूसरी चीज, देने पानी फ्लड इरिगेशन से ही था, तो गन्ने में गन्ना भी इतने खेतों में लग जाता था कि 20 एकड़ 25 एकड़ वाला किसान है तो उसमें 2 एकड़ में गन्ना होता था। तो वो गन्ने में इतना छानिया खाद इतना गिर जाता था कि थोड़ा बहुत खाद डालते थे तो भी गन्ना इतना मस्त आता था कि वो 7वें महीने से पहले गिर ही जाता था। तो उनके बाद उनको ना खाद डालने की सुविधा थी, ना उनके पास पानी था, तो उसकी वजह से वो लोग पहले से 4 महीने में खाद दो के खत्म कर देते, यानी डाल के खत्म कर देते। ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते। तो बेसिकली अगर हम फिजियोलॉजी से देखें, गन्ने की हर कांटे में नई उम्र हो रही है, नया जन्म हो रहा है, तो हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि 4 महीने के बाद उसको खाने की जरूरत ही नहीं है? ये सही है क्या? लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है। गन्ना बड़ा हो जाता है तो अंदर मजदूर जाते ही नहीं है, इसीलिए हम मजदूरों ने अपनी सुविधा देखी, मजदूरों की सुविधा ही हमारी सुविधा बनी है, इसलिए हमने भी वो सुविधा देखी और पिछले 30-35 सालों से हमने 4 महीने में गन्ने का खादर खत्म कर दिया। तो ये 140 टन वाले को पूछा तो समझ में आता है कि गन्ने को 11 महीने तक खाद देना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना है। जो 3 हफ्ते में खत्म कर रहे हैं उसको ही स्पीड करते हमें 11 महीने तक देना है, तो ही वो गन्ना आपको 100% पूरी एवरेज दे पाता है। अन्यथा वो गन्ना आपको, ये सारी चीजें आप अगर सही में किसान हो, सिर पे हाथ रख के पूछना खुद को, किसान हो तो एक बिंगा करके देखो कि 11 महीने तक थोड़ा थोड़ा खाद दे के रखो और फर्क देखो। जादू होती है कि नहीं जादू होती? होना ही है, कोई उसमें चैलेंज नहीं है, प्रैक्टिकल है। और हमारे पास जितने भी 140 टन वाले हैं उनमें हर एक में अभी ड्रिप आ ही चुकी है, बिना ड्रिप का किसी का गन्ना है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए वो लोग हफ्ते चढ़ाते हैं, हम तो महीने की बात कर रहे हैं। तो ही 140 ठीक है, नहीं तो हम 100 बीघा खेड़े या 200 बीघा खेड़े, मजदूर, हमारे दुकानदार, हमारी कंपनियां, हमारे जैसी कंपनियां, यही इनका ही पेट पलेगा, आपका पेट कभी नहीं पलेगा, क्योंकि ये खर्चे में खत्म होने वाला है। ये प्रैक्टिकल है, ये ताली बजाने वाली बात है, ये सच्चाई है। जब तक हम कम से कम खेड़ के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे नहीं, तब तक हमारे जेब में कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमारे पास क्यों 140 टन है? क्योंकि हमारे किसानों के पास खेती ही नहीं है। 2 एकड़ वाला सबसे गांव में बेस्ट है, उस 2 एकड़ में उसको पूरी फैमिली संभालनी है, ना कोई जॉब पे है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो उसमें 4 जानवर भी पालता है, उसी खेत में 4 जानवर, गन्ना, और वो गन्ना भी 70-80 टन फैक्ट्री को एकड़ के हिसाब से डाल भी देता है, क्योंकि वो खुद मेहनत करता है। गुजरात में अभी मेहनत करने वाले लोग नहीं बचे। तो गन्ने में पहला जर्मिनेशन सही हुआ तो अगली स्टेज आती है कि गन्ने का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में गन्ने में 3 प्रकार के खाद सभी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों के 3 काम है। नाइट्रोजन का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी बढ़ाना। फास्फोरस का काम है स्ट्रक्चरल ग्रोथ, स्ट्रक्चर यानी अंदर, जैसे हमारे अंदर बोन है ना, बोन क्या बोलते हैं उसको आप, हड्डी की ग्रोथ करना, ये फास्फोरस का रोल है। अब पोटेशियम का रोल क्या है? इस दोनों में मैच्योरिटी लाना, मैच्योरिटी यानी पक्वता लाना। पक्वता समझ में आती है? हमारा ये स्किन है, बच्चा नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके स्किन को हाथ मत लगाओ, ऐसे बोलते हैं। क्यों मत लगाओ? क्योंकि उसकी ओपन सेल चेन होती है। ओपन सेल यानी वो पेट में होता है, तो उसको प्रोटेक्शन हमारे माता जी का पेट देता है, माता जी का शरीर देता है, तो उसको अलग से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही पोटेशियम क्या करता है? इसकी ऊपर की स्किन को मैच्योर करना, अंदर के प्रोटीन को मैच्योर करना, अंदर की एनर्जी को स्टोर करना, इन सारी चीजों में मैच्योरिटी लाने का काम पोटेशियम करता है। मैच्योरिटी में और भी 3 कंपोनेंट्स है, जिसके पीछे मैंने बोला है कि एम लगता है। एम पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलेनियम, ये 4 एम जो है ना, ये मिलके करते हैं मैच्योरिटी।
समझिए, ये साइंस है, बेसिक साइंस है। ये 4 चीजें क्या करते हैं, मैच्योरिटी लाते हैं। तो ये मैच्योरिटी अगर अपने खेतों में चाहिए, आपको गन्ना पकाना है तो मैच्योरिटी ही चाहिए, क्योंकि रिकवरी नहीं तो आपके गन्ने में वेट नहीं, गाड़ियां भर के जाएगी, वजन नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल है। गन्ना कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कभी कभी ईर्ष्या होती है कि महाराष्ट्र का गन्ना दिखने में छोटा दिखता है, आपका गन्ना भी इतना अच्छा दिखता है, डंडे के डंडे, लेकिन जब वजन आते हैं तो पलटी मार देता है, क्योंकि हमारे यहाँ 16-17 का एवरेज रिकवरी मिलता है। ईस्ट महाराष्ट्र में, मिडल महाराष्ट्र में 11-12 से नीचे कोई शुगर मिल नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, ये रिकवरी का फंडा है, और ये रिकवरी मिलना ही अपना वजन है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की चेन हमें पता होनी अनिवार्यता है। तो ग्रोथ का समय कौन सा है गन्ने का, मैच्योरिटी का समय कौन सा है, तो ग्रोथ आखिर तक है, मैच्योरिटी आखिर तक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि गन्ना हर कांडी में नया जन्म ले रहा है, तो ग्रोथ भी है, मैच्योरिटी भी है, ग्रोथ भी है, मैच्योरिटी भी है। तो फर्टिलाइजर जो दे रहे हैं हम, उसको स्प्लिट करके आखिर के समय तक देनी चाहिए। तो कैसे करें, तो एनपीके का आपका जो डोज है वो पहले 3 हफ्तों में आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें से 40% बचा के रखो। एक बीघे में प्रयोग करना है, 40% बचा के रखो। अभी 1 एकड़ में 200-100 के रिकमेंडेशन है पूरे भारत में, सबसे बेस्ट 200 kg नाइट्रोजन, 100 kg फॉस्फोरस, 100 kg पोटेशियम 1 एकड़ के लिए चाहिए। बात नीचे समझ में आ रही है, 200-100 1 एकड़ में चाहिए। उसमें से 40% हमें बचा के रखना है, और उस 40% को हर महीने एक बार पानी के साथ ड्रम से धोना है। हर महीने पानी के साथ ड्रम में डाल के, 200 लीटर के ड्रम में डाल के, तो उसका हफ्ता कितना आता है, 20 kg यूरिया, 10 kg पोटैश, 2 kg मैग्नीशियम सल्फेट और 1 kg फॉस्फोरिक एसिड। बस ये आपके डोज बनते हैं कितने, 6 डोज बनते हैं। ये 6 डोज कहाँ से, नए कुछ खर्चा नहीं किया हमने, जो हम डाल रहे थे पहले उसको ही बगल में निकाल के रखा, और उसी को हम हर महीने ड्रम के साथ धो रहे। बस इतना फर्क करके देखिए, बाकी जादू की कोई छड़ी की आवश्यकता नहीं है। आप 25 टन वाले 40 में कब पहुंचे आपको ही समझ में नहीं आएगा, 40 वाले 55 में कब गए वो भी इसको पता नहीं चलेगा। करना कुछ नहीं है, खाली तरीके बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिरी मोड़ तक आपकी कांडी की साइज देखना मजा आएगा आपको। आखिरी तक गन्ना आपका लंबे से लंबे, यानी 6 इंच के नीचे कांडी नहीं आती, तो वजन क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो फर्टिलाइजर में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर को स्प्लिट करके 1 बीघे में इस साल आप प्रयोग के तौर पे हर महीने बारिश का 3 महीना छोड़ के, बारिश के बाद के 2 महीने और बारिश के पहले पारा करने के बाद के 3 महीने, ऐसे 6 महीने आप हर महीने पानी के साथ 200 लीटर ड्रम में ये जो खाद मैंने बोला वो धोना है। वापस रिपीट करो। आपको 1 एकड़ में, यानी 1 एकड़ की मैं मात्रा बता रहा हूँ, आपको उसको बीघे में स्प्लिट करना है। एकड़ होता है 40 गुंठे का, तो 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया, 2 kg मैग्नीशियम सल्फेट, 10 kg MOP यानी पोटास, 10 kg पोटास, 1 kg फॉस्फोरिक एसिड, 1 kg फॉस्फोरिक एसिड और आधा kg सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या करता है, आपने जो 10 kg MOP डाला है, पोटास डाला है, उसको सोल्यूबल करता है पूरी तरह से 100%। और उसका क्या बनता है, MOP का POS बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है, और वो 100% अवेलेबल सोल्यूबल पोटेश है, तो 1% भी वो वेस्ट नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर। फर्टिलाइजर में मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ आपको समझाने की आवश्यकता है। फर्टिलाइजर डालते समय और एक चीज ध्यान में रखना है, पिछली बार भी ऊपर के मसले में हमारी मीटिंग हुई थी, हमने बताया था आपको, लिखा नहीं है तो छोड़ दो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अंकित भाई के पास आ जाएगा, है ना। तो हमारे वहाँ के दुकानदार को बोलते हैं, यार वेस्मा में एक ऐसा पार्टी है, वहाँ जाके देख तो दो। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर में दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, फर्टिलाइजर 3 टाइप के होते हैं, फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर, मिडल रिलीज और स्लो रिलीज। फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर, मिडल रिलीज फर्टिलाइजर और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। अभी इन तीनों के खाद के डोज बनाते समय यह ध्यान रखना है, साग सब्जी में बनाओ, गन्ने में बनाओ, किसी में भी बनाओ, ये ध्यान रखना है
कि मेरे फसल की आज की जरूरत कितनी है, 1 महीने के बाद की कितनी है, और मैं अगला डोज कितने महीने के बाद डालूंगा। तब तक ये खाद काम में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे पास ये कुछ ज्ञान ना होने से क्या करते हैं हम, हाँ क्या करो 24-24-0 2 बोरी दे दो, यूरिया 2 बोरी दे दो, पोटैश 2 बोरी डाल दो। तो अभी अपने 4 बोरी 24-24 डाल दिया तो 24-24-0 एक ही साथ रिलीज होगा। एक साथ रिलीज होगा तो गन्ने को या किसी भी फसल को एक साथ इतने खाद की जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होगा, उस समय में वो 10% लेगा, 90% निकल जाएगा, पानी के साथ सॉइल के साथ सैचुरेट होके निकल जाएगा। अभी बाद में जब जरूरत है तब तो आपका खाद खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे बेहतर चीज ये देखना है कि जैसे 10-26-26 है तो 18-19 दिन के बाद रिलीज होना शुरू होता है, 32-34 दिन में खत्म हो जाता है। 12-32-16 है, 12-14 दिन में शुरू होता है, 21-22 दिन में खत्म हो जाता है। MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटैश है, 47 डेज के बाद शुरू होता है, 110 दिन तक चलता है। SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, 72 दिन के बाद शुरू होता है। कितने दिन? 72, 190, 110, 100, 200 दिन के अगल बगल तक काम करता है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? यूरिया 17 से 18 घंटे में शुरू होता है, तीसरे दिन खत्म हो जाता है। वही अमोनियम सल्फेट तीसरे दिन यानी 60 to 63 आवर्स के बाद शुरू होता है और 90 दिन तक चलता रहता है, 90 दिन के बाद खत्म हो जाता है। 24-24-0 7वें दिन शुरू हो जाएगा, 19वें दिन, 18वें 19 दिन खत्म हो जाएगा। 15-15-15 12 दिन के बाद शुरू होगा, 22 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अभी ये अगर मेरे पास डेटा है तो मैं खुद खाद का डोज बना सकता हूँ। मेरे लिए कोई साइंटिस्ट की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है गन्ने को मैं ये डोज के बाद 2 महीने कुछ देने वाला ही नहीं हूँ। तो मेरा काम क्या है, 15 दिन के लिए जो डालना है उसकी 1 बोरी, 15 दिन के बाद शुरू होकर 1.5 महीने चलने वाले की 1.5 से 2 बोरी, और उसके बाद दूसरा खाद का डोज आने के बाद वो तुरंत नहीं लगने वाला है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत दिन चले, इसके लिए थोड़ा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। ऐसा मिल के अगर मैं खाद का डोज बनाता हूँ तो मेरे गन्ने में या किसी भी फसल में ग्रोथ हर दिन दिखती है। समझ में आ रहा है? हर दिन दिखती है। वेस्टेज कम हो गया, रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी, तो एवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हमने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी उसको समझा ही नहीं, तो वो चीज अपने लिए पॉइजन है। बराबर है? समझ गई तो वो अपने लिए विष नहीं है, अमृत है। कोई भी चीज का सही तरीका और सही मात्रा हमें अगर लेनी है तो ही वो चीज अपने काम की है, अन्यथा वो पॉइजन है। करेक्ट है? आगे बढ़ते। ज्यादा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं। इंटरेस्ट आ रहा है, अभी आ रहा है। पहले से आ रहा है। तभी तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सब आगे बढ़ते क्वेश्चन होता है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये आपका बेसिक प्रॉब्लम यही है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गन्ने में बारिश के बाद आंधी आ जाती है। आंधी बोलते हैं ना बीच बीच में, ये क्यों आती है? हमारे पास सबसे 2 गलत चीजें जो महाराष्ट्र से कंपैरिजन में कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ लेकिन दिखती है गुजरात में, कि गन्ने में 100% सक्सेस होना है तो 2 चीजें और प्रैक्टिस में चेंज करो। पहले गन्ना लगाने के बाद 40 दिन का गन्ना बना, तीसरे या चौथे पत्ते में आया तो उसको जमीन के तरफ से काट लो पूरा, कुछ नहीं पूछना है। 40 दिन हो गए, काटना ही है पूरा, जमीन से पूरा काट लेना है, कुछ रखना नहीं। मेन स्टेम ही काटना है, जमीन से मदर सूट को काट लेना है। उसको पंक्चर विंक्चर कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतने टेक्निकल मजदूर नहीं है, फिर वो सही ढंग का नहीं करते तो घब मराया जाता है, फिर गड़बड़ियाँ चालू हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि उसको जमीन से काट लो। क्यों काटना है? ध्यान से सुनना है, यहाँ गन्ना पलटी खाता है। क्यों काटना है? तो और एक जो 2 बेसिक चीजों का बदलाव करने की आवश्यकता है वो सबसे बेहतर है। और वो सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि उसमें 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज, गन्ना 40 दिन में काटना क्यों जरूरी है? अगर हमने गन्ना मदर सूट नहीं काटा तो उसी गन्ने पे जो मदर सूट आया है उसके नीचे वाले पत्ते के अंदर जो आंखें हैं, इसी आंखों पे हमें टीलर्स मिलते हैं।
क्या मिलते हैं? टिलर से फुटारा मिलता है। किसके ऊपर मिला फुटारा? मदरसूट के ऊपर मिला। और यही मदरसूट पे मिला हुआ फुटारा जो है, बारिश जैसे ही शुरू हो जाएगी, जैसे ही शुरू हो जाएगी ये सब सूख जाएगा। क्यों सूखा? ये क्यों सूखा? क्योंकि जिस जगह से आया वो जगह गलत है। क्यों गलत है? कि जो मदरसूट आया है उसकी उम्र ही क्या है? 1.5 महीने की है। और इसी मदरसूट के ऊपर जिसको मदर के मेन स्टेम से सपोर्ट नहीं है, ऐसे अनसपोर्टेड आगों से क्या मिला? हमें टिलर मिले। और ये टिलर हमारे काम के क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सटर्नल माने जाते हैं, डॉटर ट्री मानते हैं उसको साइंस क्या बोलता है? फिजियोलॉजी क्या मानती है? उसको डॉटर ट्री मानती है, यानी अगले जन्म की पीढ़ी जो हमने इसी जन्म में पैदा की। क्योंकि इसका भी एक रीजन है। क्योंकि हमारा मदरसूट जब बढ़ता है तभी उसी दरमियान हमारे जो कंसल्टेंट है वो क्या बोलते हैं? फुटारा के लिए आप क्या करो? नाइट्रोजन दबा दो। अब वापिस पलटी मारता है गन्ना। जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है, जो मदरसूट है वो ही भागना चालू करता है। जैसे ही वो भागता है उसके ऊपर के आँखें की ग्रोथ होती है और उससे ही हमें क्या मिलते हैं? फुटारा मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा गन्ना पलटी मारता है, क्योंकि हमारी जो संख्या है, गन्ना बारिश होने से पहले हमारे पास 70-80 हजार गन्ने होते हैं, 1 लाख गन्ने होते हैं खेत में। और जैसे ही बारिश खत्म होती है हमारे पास गिनने के लिए 25,000 भी गन्ने नहीं होते। तो खाने वाले थे 1 लाख, गन्ने बने 25,000। तो 75% आपका खाद पानी मेहनत गया। रुकना ही नहीं है, क्योंकि तरीका ही गलत है। इसीलिए 40 दिन में उसको काटो। काटने से जो बेस्ट क्या होता है वो बताता हूँ। जो हमने डंडी लगाई है जमीन में, उस डंडी को जो एक आंख होती है, ये आंख को खोल के देखिए आराम से, और एक माइक्रोस्कोपी से देखिए, आपके पास अगर है, या मोबाइल के कैमरे से देखो, बेहतर दिखता है। एक उस ऊपर का पत्ता खोल के देखो, ऐसे आपको 7 आंखें, एक आंखों में 7 पंखुड़ियां दिखती है। कितनी पंखुड़ियां होती है? 7 पंखुड़ियां से एक आंख बनती है, यानी एक आंख आपको 7 टिलर देती है। कितने टिलर? 7 देती है। और उसको बोलते हैं मदर ट्री, और जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं डॉटर ट्री। डॉटर ट्री सूखना ही है, बारिश में खाना कम हुआ, मरना ही उसको, क्योंकि वो अगले साल की है, इस साल की है ही नहीं। लेकिन अगर हम मदर ट्री को पैदा करने में सक्सेस रहे तो वो कितना भी कंपटीशन आए, कितनी भी बारिश हो, वो सूखता नहीं, वो आखिर तक खड़ा रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मदर ट्री से पैदा हुआ है, एक ही चेन का है, मदर ट्री का है। और वो मदर ट्री तभी आता है, आराम से करना, मदर ट्री तभी आता है जब हम जो मेन सूट है, मदर सूट है, उसको जमीन से काटते हैं तो उसके आगे भी कट जाती है। और जैसे ही उसकी आगे कटती है तो उसको पैदा करने के लिए एक ही आगे बचती है, और वो पहला आग है। समझ में आ रहा है? तो आपको गन्ने के टिलर कैसे मिलते हैं? तो ऐसे राउंड में मिलते हैं, कमल का फूल होता है ना, ऐसे राउंड। और अभी आपके गन्ने के ट्री जो टिलर मिलते हैं वो खड़े मिलते हैं। जो खड़े क्यों है? क्योंकि आगे ऊपर ही है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और जब हम नीचे से लेते हैं तो ऐसे आती है, और वो होता है सही में गन्ना। कितने किसानों को पता है? इनके पता है, वो भी मोड़ के हमने दिखाया है कुछ एरिया में, मीटिंग कर करके नहीं, आपका आप जो लेक्चर देते हो ना, उसी से सुना है जी, सुना है। और जो जैसे वो 40 दिन में कुछ निकलता ही नहीं है, वो छोड़ दो। 40 दिन जैसे ही होते हैं नहीं होने देना। हाँ, तो अभी इससे 3-4 फायदे हैं। अभी आपका गन्ना, अंकित भाई ने आपकी अनाउंसमेंट की थी कि कब लगाए, सितंबर लगाए कि अक्टूबर लगाए, लगाओ कभी भी, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पहले लगाया वो अगर सही समय का नहीं रहा तो प्री मैच्योरिटी में आ जाता है और वेट लॉस कर देता है। सर, इसलिए तो मैंने बोला ही था कि सितंबर में लगाए या अक्टूबर में, थोड़ा अभी स्विच करने का सोचे, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है? बारिश का जो पिछले 3-4 साल से जो सिनेरियो यहाँ पे चेंज हुआ है। क्योंकि हम 1 टन, अगर मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1 टन लगाने के लिए यूज कर रहे हैं बियर, 1 टन मुझे ठानने के लिए करना ही पड़ेगा। यानी अभी अंकित भाई की जो माननी है कि जितना हम अभी सितंबर में लगा के थक रहे हैं, आधा आता है आधा डूब जाता है। बात सही की गलत है? सही। तरीके बदलो, फिर एक बार बोल रहा हूँ, तरीके बदलो।
अभी हमारे पास बारिश, आपके पास जो बारिश है, आप जितना बोल रहे हैं वो बारिश आपने लास्ट 3 साल से देखी, हम पहले से देख रहे हैं। 2200 मिलीमीटर बारिश में मैं जिंदा हूँ, मेरा घर है, मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। 2200 मिलीमीटर बारिश गिरती है। यहाँ की वजूद देखिए, मैं आने से पहले सूरत का देखा तो 1400-1700 के बीच में गन्ना हो रहा है ना, 100 टन हो रहा है। तरीके की सही नहीं है। सितंबर में लगाना है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, अप्रैल में खेती तैयार, जून में पहली हफ्ते में बारिश आई, सोयाबीन उसमें डगा देंगे, बेड के ऊपर सोयाबीन दोनों तरह से आ जाएगा। अगस्त में उसमें कंडी जाएगी सोयाबीन के बीचों बीच, कोई किसी को पूछना ही नहीं है। ये हो गया लेट वाला। हमारे पास एक साथ सोयाबीन भी ऊपर आता है, अंदर भी नीचे, जून में ही लगा लेते हैं, उसको अड़साली बोलते हैं हम। आप समझ रहे हो? लेकिन तरीके सही है। तरीके कैसे है कि गन्ना लगाना है बारिश में, ध्यान में रखो, आपकी मर्जी सितंबर में लगाओ या अक्टूबर में लगाओ, क्योंकि अक्टूबर का गन्ना लगाते ही 1.5 महीने में ठंडी आ जाती है, तो टिलर मार खाएंगे, वो इसमें इतनी मजा नहीं आएगी। जो बाद में टुंडाई है उसमें टिलर मार खाते ही है, ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए कुछ उसके उसूल है। वो कहाँ पे लगाना है, जहाँ पहाड़ी एरिया है वो लगा सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि पहाड़ों में ठंडी मिनिमम 20 से नीचे नहीं जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो करना क्या है, तरीके बदलो। तरीके कैसे बदलने? गन्ना लगाते समय में लगाना है तो आप लगाओ कहाँ पे, पारे की तरफ, ऊपर की तरफ लगाओ। लगाना कहाँ है, जमीन से ऊपर 5 इंच, इतने ऊपर लगाओ। बगल में कोदेड़ा होता है ना आपका, कोदेड़ा क्या बोलते, कोदारी से पेड़ के बीचों बीच में नाली खींचो, उसमें लगा दो, ड्रेंचिंग करो, गन्ना आराम से आएगा। जैसे ही बारिश खत्म होती है उसको पैर से नीचे दबा के सरी में दबा दो, खत्म, जड़ों के साथ वो सरी में उतर जाता है। टूटने की भी आवश्यकता नहीं, जर्मिनेशन की भी टेंशन नहीं, बारिश की भी टेंशन नहीं। बात समझी कि नहीं समझी? समझी गया। यहाँ पे कियारी की जमीन है, ब्लैक सॉइल फिट हो जाती है। आपने जो बोला कि पैर लगाओ और नीचे आ जाएगी, कैसे आएगी? क्या होता है, सिंगल पटका ही अच्छा लगता है हमको। सिंगल यानी रोपा पौधा, ठीक है, अच्छा, ये बहुत अच्छा है। वो नहीं काम चलता। क्या ब्लैक सॉइल जो आप बोला है ना, वो आगे बता दो। ब्लैक सॉइल जो होती है, लगाने के तरीके जैसे आपने बोला कि फिट हो जाता है, करेक्ट है ना? वो तो नीचे कैसे लाएगी आप? ऐसे ब्लैक सॉइल में जैसे रोपाई करते हैं ना, रोपाई करते समय कैसे करते हैं, पानी लगाते हैं और कादू में लगाते हैं, या तो पहला उल्टा करते हैं, सूखे में लगा के वापिस दोनों में एक चीज अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हमें बारिश खत्म हुई है, गन्ने को ऊपर के हिस्से से नीचे लाना है, तो पहली चीज करनी है कि पानी दबा के दो, और पहला नाइट्रोजन 25 किलो नाइट्रोजन और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट दो, तो नाइट्रोजन के बहाव से जड़ें जो है ऊपर शिफ्ट हो जाती है तुरंत दूसरे दिन, और उसको नीचे दबा। देखिए तरीके करके देखना है, कोई चिंता नहीं है। सही है, लेकिन पहले मुश्किल है, लेबर प्रॉब्लम। देखिए सितंबर में आप गन्ना लगाते हो और अक्टूबर के बाद बारिश खत्म होती है, तो कितने महीने के बाद गन्ने हुई अपनी जर्मिनेशन होके मुश्किल से इतना गन्ना आता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हमने अपने क्या बनाए, पौधे बनाए, कहाँ बनाए? अपने ही खेत में ऊपरी से, और उसको नीचे लगाया, तो पौधा ही हो गया ना। समझिएगा का पौधा ही हो गया कि नहीं? आप अगर मुझे क्या मांगो ने सिंगल बड़े हमारा सारा सारे वस्तु पे आप देखिए, पौधा बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, 2 टुकड़े का आग ऊपरी तरफ लगाया। आप क्या लगाते हो, आपको क्या इंटरेस्ट है? सिंगल टुकड़ा आप बोल रहे हैं सही है। नहीं, आपको क्या सिंगल टुकड़े की बोल रहे हैं? सिंगल टुकड़ा अभी क्या लेबर का प्रॉब्लम है सब जगह, इसकी वजह से लेबर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोलता हूँ। नहीं सही है ना? आपको फिर अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 1 महीने बाद में डायरेक्ट पौधे लगा सकता है, तो उसका एक महीने पहले उम्र हो जाता है। आप समझ रहे हो? 1 महीने पहले ही उम्र का पौधा अपने पास मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ज्यादा बोर हो रहा है? बिल्कुल सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें फैक्ट्री सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका भी एक रीजन है। इसका एक रीजन है क्योंकि जितने भी पौधे आप लेके आ रहे हो वो कहीं टिश्यू के पौधे नहीं आते, वो पौधे होते हैं, टिश्यू नहीं है। टिश्यू अलग चीज है,
टिश्यू 11 रुपए में एक पौधा है। हाँ सही है। हम जो लाते हैं वो पौधा है, ये टिश्यू नहीं है। आप बोलते हो टिश्यू, टिश्यू अलग होता है। टिश्यू यानी एक कांडी से 50,000, 30,000, 40,000 पौधे बनते हैं एक कांडी से। एक कांडी से कितने बनते हैं? 30, 40, 50,000 पौधे। तो उसकी उम्र, उसका गोत्र, उसकी साइज इक्वल होती है, वो ओरिजिनल टिश्यू है। आप जो ला रहे हो उसको पौधे बोलते हैं। अब पौधे बोलते हैं। और ये पौधे जितने भी जो भी जहाँ से नर्सरी से ला रहे हो, वो अपने स्वार्थ हेतु बुड्ढी से बुड्ढी आँख और नई से नई आँख सब दबा देते हैं। और हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र से जितने भी नर्सरी वाले मैं देख रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम नर्सरी वाले आपको लाम के ही लेकर के ही देंगे। सही है। क्योंकि वो सस्ता होता है, 1,500 रुपए में गुंटा मिलता है। और अगर फ्रेश नया लेंगे तो 5,500 रुपए गुंटा है। समझे गए? सस्ता चाहिए। और गुजराती लोग जब महाराष्ट्र में आते हैं तो मुझे सस्ता कहाँ मिलेगा ये पूछते हैं। तो सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ये दो चीजें इकट्ठा कभी नहीं होती है। ये गुजराती लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने बार बार समझाया, सस्ता और बेस्ट ऐसा थोड़ी इकट्ठा होता है। कभी हुआ है कभी सर? इसीलिए चाइना और बेस्ट ऐसा कभी इकट्ठा हुआ है? अमेरिका बेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि वो पैसा भी लेते हैं, ठोक के भी देते हैं। ये दोनों अलग अलग विंडो है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको सही ढंग में देखा जाए तो अगर अक्टूबर में लगाना है तो पौधे लीजिए। तो पौधे बनाने के लिए अंकित भाई, पौधे बनाने के लिए अंकित भाई की काफी वीडियो मैंने देखी है। तो पौधे आप परचेस ना करो, आप किसान हो। 40 दिन के गन्ने को काटना जरूरी इसलिए है कि आपको मदर ट्री के टिलर्स चाहिए। अगर मदर ट्री के टिलर्स हमारे पास आते हैं तो हमारे पास मदर ट्री के टिलर्स के गन्ने जो बनते हैं, डंडे जो बनते हैं, वो आखिर तक सूखते नहीं, वो सुखारा में नहीं निकलते। तो अपने आप एवरेज आने वाला ही है। तो बदलाव की आवश्यकता है कि 40 दिन में आपको गन्ना जमीन से काटना ही है। दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव क्या करना है? 65 से 70 दिन के बीच में, 65 से 70 दिन के बीच में बिना भूले और एक चीज आपको करनी है जो बदलाव की यानी आपकी चेंजेस के अलावा यानी प्रैक्टिस की चीज है, वो है कि जैसा आपका गन्ना खड़ा है, आपको एक गन्ने के आंखों से 4 से 6 जैसे ही टिलर मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं उतने तो मिलने ही वाले हैं। उसी समय में आपको छोटा पारा करके उसको दबाना है, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं तो अन्यथा होता क्या है, जो 6 फुटारा आए हैं, ये 6 फुटारा भी अगर हमने 80, 90, 100 दिन तक उसको पारा नहीं किया तो ये 6 फुटारा को भी और अलग से डॉटर ट्री के फुटारा आते हैं और वो डॉटर ट्री और मदर ट्री मिलके फिर 1.5-2 लाख पौधे बनते हैं और फिर 1.5-2 लाख पौधे आपका खाना खाएंगे और बारिश में बन जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए 70 से 75 दिन के पहले आपको छोटा पारा करना ही है। रोटरी यानी वो आपकी खेड़ जो बीच में दातरी है वो लगानी ही है। ये जब लगाते हैं तो होता क्या है कि मदर ट्री के जो आइबर्ड है उसके ऊपर मिट्टी जैसे बनती है, तो वहां से वापस एक भी फुटारा वापस आता नहीं और जितने हैं उनको वहां से ऊपर से नए रूट्स आते हैं और जैसे रूट आते हैं वो तेजी से भागने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपके आखिरी मोड़ तक आपका साथ देते हैं, बीच में वो सूखते नहीं, बीच में मरते नहीं। तो अपना जितना भी हमने मेहनत, पानी, खर्चा, खाद दिया है वो आखिर के डंडे तक अपने काम में आ जाता है। समझ में आ रहा है? इधर तक क्लियर हो रहा है? ओके। और कुछ सवाल आपके लोगों के निकल के आए हैं जो एकत्रित करके हमारे पास आए हैं कि व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है, खगमरा की प्रॉब्लम है, आंजिया के बीच में मैंने प्रॉब्लम बताई। ये अभी आंजिया क्यों आती है उसका एक आपकी प्रैक्टिस में जो और एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। वो क्या है, जब हम पारा करते हैं तो पारा जब करते हैं तो बीच में कमान बच जाती है, खाड़ा खाड़ा क्या बोलते हैं, खाड़ा रह जाता है बीच में। और ये जब खाड़ा रह जाता है तो सारा पानी बारिश का गन्ने से उतर के कहाँ पे गिरता है, वो खाड़े में गिरता है। और बीच के जो खाड़ा है, ये खाड़े में जैसे ही गिरता है सारी उसकी जड़ें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जैसे ही खाड़े में पानी भर के जो जड़ें बंद हो जाती है तो उसके बाद जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक उसको 1 मिलीग्राम भी खाद जमीन से नहीं मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है?
और इसका बेसिक ज्यादा से ज्यादा रीजन क्या है कि ये गन्ना अपना स्टोरेज खत्म कर लेता है। और स्टोरेज कैसे खत्म करता है, आप अपनी गन्ने के डंडे देखो, आप अपने गन्ने के डंडे देखो, बारिश के बाद आपके गन्ने में 3-3, 4-4 आंखों तक ऊपर से एरल रूट दिखते हैं। क्या रूट दिखते हैं? एरल यानी हवा में आई हुई जड़ें। दिखते हैं कि नहीं दिखते? 3 से 4 कांडी तक आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि आपका पारा सही नहीं है। पारा सही है तो जमीन में पानी भरी कितना भी भरा हो, ऊपर के जो पारे के अंदर जो हवा और पानी है उसके ऊपर वो अपना सर्वाइवनेस करता है, तो ऊपर जड़ें आती नहीं है, वो नीचे की सब खत्म हो जाती है। तब वो प्रयास करता है कि ऊपर से कुछ खाद मिले, इसलिए ऊपर आंखों से वो नए जड़ों का विकास करता है। और जब नए विकास जड़ों से भी कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, नीचे वाले कांडी से खाना उठा के ले जाके नए कांडी को पैदा करता है। तो नीचे वाली कांडी भी पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पोली बन जाती है। क्यों पोली बनी? उसने स्टोरेज शिफ्ट करा ऊपर के कांडी में, नीचे जड़ें बंद हो गई, स्टोरेज शिफ्ट हो गया। स्टोरेज शिफ्ट हो गया तो कांडी को पोला होना ही है। क्यों पोली हो गई? क्योंकि जड़ें बंद हो गई। समझ में आ रहा है? तो जानबूझ के हम नीचे वाली जड़ों को बंद कर रहे हैं और ऊपर को चालू कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हवा नहीं जाएगी तो नीचे वाली जड़ें बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल है। इसीलिए पारा कितना होना चाहिए? 11 से 12 इंच, 1 फीट के नीचे। 1.5 फीट 2 फीट ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये नहीं चाहिए। 1 फीट से ऊपर 11 इंच सबसे अच्छा है। चौड़ाई में ज्यादा करो, इतना बड़ा बेड करो, ऐसे करने से अच्छा ऐसा बेड करो, उतनी ज्यादा जड़ों का विकास उसमें हो जाता है। ऐसा करने से जड़ों का विकास नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जो औजार इस्तेमाल हम करते हैं वो औजार सही ढंग के औजार अगर इस्तेमाल करें तो इसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा और शानदार मिलता है। आगे बढ़ते तो इसी समय में अगर बारिश खत्म होने के बाद पारा सही नहीं है, जड़ें बंद हुई है और हम कोई खाद या ड्रिप से खाद धोते हैं या पानी से धोते हैं या एनवायरमेंट से कुछ नाइट्रोजन जैसी N2 से 2N मिलता है, N2 से 2N होके मिलता है नेचुरली, तो यहाँ पे अभी ऊपर बढ़ने के लिए कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि काफी समय से उसको खाना नहीं मिला है तो उसने ग्रोथ को रोक दिया है, पूरी तरह से रिटायर्ड हो चुकी है ग्रोथ। अभी फिर अचानक से कुछ मिल जाता है तो फिर वो नई ग्रोथ को चालू करेगा, तो फिर वो आंजिया को डेवलप करता है। इसको डेवलप करता है, आंजियो को डेवलप करता है। क्यों हुआ? जिसी किसानों के खेत में पहले ग्रोथ रिटायर्ड हो चुकी है, वो जब रिस्टार्ट होती है तो वो रिटायर्ड ग्रोथ रिस्टार्ट नहीं हो पाती है तो आंजिया ओपन हो जाती है, वो खड़ी आके ओपन हो जाती है। समझ रहे? इसीलिए जड़ें बार बार कैसे चालू रहे इसका प्रबंध करना अनिवार्यता है। दूसरा, जैसे अभी बारिश ज्यादा हुई इस साल, लंबे समय तक चली। आगे बढ़ते, अभी ये जो मौसम का हाल है, ये सिचुएशन है, इसमें हम भाग के कितनी भी प्रैक्टिस बदले हम थक जाएंगे। हम क्या होंगे? थक जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो इस सारी चीजों को एक जगह पे लाके अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है, सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ाना है, तो इसमें एक चीज कर सकते हैं कि अभी बारिश काफी होके गई है और बीच में बारिश रुक के आ रही है लेकिन डिस्टर्ब कर रही है, जमीन में पानी को ब्लॉक कर रही है और हमारे गन्ने की टिलर नहीं आ रही है, वराप नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको जरूर ये 7 साल में एक चीज करनी जरूरी है और 3 साल तक, कि जैसे ही बारिश खत्म होती है एक खुला पानी दबा के पिलाना है। आप क्या करते हो? अभी बारिश है, क्यों पानी चाहिए? बात सही की गलत है? गन्ना खड़ा हो, नया लगाया हो या नया लग चुका है, बिना भूले इन सभी में रिचार्ज वाटर फ्लडिंग करना ही है। उसको बोलते हैं रिचार्ज वाटर फ्लडिंग। रिचार्ज यानी क्या? जो आपने कलेक्टिंग किया हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और चार्ज भी ज्यादा होते हैं। ये करता क्या है? जैसे ही जमीन से गुजरता है तो जमीन के अंदर अटका हुआ जो पानी है, बूंद से जाके अपनी अपनी जगह में अटक के बैठा है, ये सारे पानी को निकाल के बाहर निकालता है और तुरंत जमीन वराप पे आ जाती है। अभी पानी ने ही पानी को निकाला। काका समझ में आ रहा है? और यही पानी अपना रिचार्जेबल वाटर है, वो तुरंत जड़ों को शुरुआत करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेके जमीन में रिफिल करता है, ऑक्सीजन की कक्षा जमीन में बढ़ती है, जीवात बढ़ने चालू हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहां पे वराप आके
तुरंत गन्ना सब कुछ चीजें जो है अपने अपने ग्रोथ में चले जाते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो गन्ना प्री मैच्योरिटी में आता है, जो खड़ा है वो प्री मैच्योरिटी में आता है। और मुझे ये नहीं पता है कि आप यहाँ कितने किसान जो कटिंग में आने वाले गन्ने को पानी नया पिलाते हैं, मुझे तो कोई लगता नहीं पिलाते, कोई नहीं पिलाते। लेकिन आप हमारी तरफ आएंगे, अभी आप दिखेगा आपको, जैसे ही बारिश खत्म होती है कम से कम 2 से 3 पानी जाते ही है। जरूरत आपको लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन जो पानी जमीन में अटका हुआ है उसको केशाकर्षण पानी बोलते हैं, यानी एक्यूमुलेट वाटर। ऐसा पानी जो ना काम का है ना अपने उपयोग का है, ऐसे अटका पड़ा है, जमीन को पकड़ के बैठा है, ना जड़ों को मिल रहा है ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन किसके काम में आता है वो पानी? फंगस को, यानी लील गिराता है, लील जल्दी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि बैठा पानी है। अगर हम खुला पानी छोड़े, एक बार मैंने अपेक्षा रखी आपसे, एक बार खुला पानी छोड़े, आप देखिए 2 से 4 टन गन्ना बढ़ना ही चाहिए। गिन के देखो, करता क्या है? रिफ्रेशमेंट, रिचार्ज, क्योंकि बाहर का जो पानी है वो रिचार्जेबल वाटर है, समझ रहे हैं? हम हमारे पास उसको गर्मी का पानी बोलते हैं, गुनगुना पानी बोलते हैं, समझ रहे हैं? वो ठंडी में भी हम देते हैं और बारिश में भी हम देते हैं। क्लियर है? अभी इस पानी में आपको करना क्या है, और एक चीज थोड़ी सी करो, अटका पानी और जल्दी निकलना है तो, और काली मिट्टी वाले लोग हैं तो उसको क्या करना है उनको, कि उनको 1.5 kg सल्फ्यूरिक एसिड और आधा लीटर यानी 500 ml अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल या अल्कोहल यानी पोटली, एक 200 लीटर ड्रम में डाल के इसी पानी के साथ उसको फ्लड करना है या बहाना है। वो क्या करता है? अल्कोहल क्या करता है? पानी की डेंसिटी को और बढ़ाता है और पानी और पतला हो जाता है। उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड है तो इतना पानी पतला होता है कि अटका हुआ बूंद और बूंद बाहर निकाल के ले जाती है और जमीन दूसरे दिन आप जाके देखो चलने लायक बन जाती है। समझ में आ रहा है? ये बिना भूले आपको बारिश के तुरंत बात करना है, जहाँ केला गन्ना लगा है, जहाँ बुआई हुई है, जहाँ पुराना है या होने वाली, अन्यथा वहाँ पे लील गिरने की ही गिरेगी, बारिश के पानी से लील ही गिरेगी। और लील ये हैजार्डस फंगस है, कोई अच्छी चीज नहीं है। लील जैसे ही गिरती है प्लांट को 1 मिलीग्राम भी खाना नहीं मिलता, वो लील ही सब जमीन से मिनरल उठाती है, समझिए? क्लियर हो रहा है? पानी वाटर मैनेजमेंट में भी कोई सवाल आपके पास से आया था। मैंने अभी आपको बोला है कि बारिश में या ठंडी में पानी देना है, गन्ना है अपना, गन्ना जैसे ही गन्ने में ठंडी में पानी नहीं चाहिए ऐसे हमारी मान्यता है कि नहीं है? ठंडी ज़्यादा है और क्यों पानी दे? लेकिन उल्टा है, अगर ज़्यादा ठंडी है तो ज़्यादा पानी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी होती है उस समय में इस प्लेनेट के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर सब चीजें ठंडी पड़ जाती है और अकेला पानी गर्म रहता है। सही है, बात सही है कि नहीं है? अकेला पानी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपोज काम करता है, उल्टा काम करता है। गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी है रिवर्स है, इसकी वजह से ठंडी उसके अंदर नहीं जा पाती। तो मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर जब ये पानी स्टोर किया था हमने तो 40 से 45 के बीच में था। तो पानी की टेम्परेचर नॉर्मल कितनी रही? 30 से 35 रही। तो अभी ठंडी ने उसको ठंडा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसके सरफेस पे ग्रेविटी उल्टा है। हम कोई भी चीज उछालते तो नीचे आती है, ग्रेविटी है, लेकिन पानी में कोई भी चीज दबाते तो ऊपर आ जाती है क्योंकि उसमें ग्रेविटी रिवर्स है, उल्टी है, सरफेस पे है। समझ में आ रहा है? तो ठंडी इसके अंदर जा नहीं पाती है। तो ठंडी आती भी है तो ऊपर के आधा इंच 1 इंच का लेयर उसका ठंडा पड़ता है, अंदर पानी गर्म रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये पानी जैसे ही हम ठंडी में जितना ज्यादा पिलाएंगे, और नहीं करना है। जब जब ठंडी के लहरें आती है तो हम क्या करते हैं? अभी क्या काम है? ठंडी बहुत है, जानो छोड़ दो। उस वक्त ही आपका काम सबसे ज्यादा खेती में, आपको जाना है और पानी पिलाना है। जब लहरें कैसे आती है भारत में? 4 दिन, एक दिन लहर आई वो टिक गई तो 4 दिन टिकती है, 4 दिन लहर टिकी तो 7 दिन टिकती है, 7 दिन लहर टिकी तो 11 दिन टिकती है। 11 दिन से ऊपर अभी भारत में कभी लहर आई नहीं। तो हमें 4 दिन की लहर आती है तो एक बार पानी जरूर पिलाना है।
और 11 दिन की अगर लहर आई तो 2 बार वो 15 दिन में पानी पिला रहा है। तो पानी क्या करता है, जैसे पानी बहता है उसकी जो वाप निकलती है वो वाप से अगल बगल के एनवायरमेंट में ठंडी गायब हो जाती है, और जैसे ही ठंडी गायब होगी आपके गन्ना पीला नहीं होगा, गन्ने की ग्रोथ नहीं रुकेगी, उसके जड़ें बंद नहीं पड़ेगी और जमीन के अंदर के जीवात बंद भी नहीं होगी, उसका भी काम चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये पानी को हम बोलते हैं सुरक्षित पानी, यानी क्या, सिक्योर्ड वाटर। ये हमें प्रोटेक्ट करने वाला पानी, पीने वाला पानी नहीं है, ये प्रोटेक्ट वाला। गर्मी यानी सॉरी बारिश और ठंडी, बारिश और ठंडी ये दो वक्त में पानी देना ही है। इसके उल्टा करना है गर्मी में, जिस समय में टेम्परेचर बढ़ जाता है। कब कितना, मई महीने की बात आती है, वेदर पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि बार बार उसको पानी दे। ये पानी उसके लिए पॉइजन होता है, उल्टा होता है। बेसिक साइंस है, पता ही नहीं है। हम गर्मी में ऐसा गर्मी फील कर रहे हैं, 40-45 की गर्मी चल रही है और ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, और ठंडा पीते हैं। फिर शरीर में क्या होता है, अंदर ठंडा बाहर गर्मी, फिर वार्मिंग होता है और गर्मी लगती है। शरीर की रचना देखो उल्टा है, जितना अंदर ठंडा होगा वो उतना बाहर से भी ठंडक की मांग करता है। आप समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है? जितना बॉडी के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक पीते जाओगे उतनी बॉडी बाहर से भी उतना ही ठंडा मांगती है, और बाहर तो गर्म ही गर्म है। फिर बॉडी वार्मिंग होती है और फिर बॉडी में हमारे ट्रेस पैदा होता है और हम वार्म कंडीशन में ट्रेस में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? पीछे ये साइंटिफिक चीजें क्या करती है, जैसे पेट में गर्मी चली जाती है, बॉडी समझ लेती है कि गर्मी का मौसम है, गर्म है, बाहर की गर्मी इतनी ठीक है। हम पीने वाला चाय भी 40+ का पीते हैं, तो बाहर से मुझे 40 की टेम्परेचर मिले उससे मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। बात सही है कि नहीं है? लेकिन हम उल्टा करते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, और फिर बॉडी क्या हो जाती है, फ्राइड हो जाती है। इतनी फ्राइड होती है कि शाम को 4 घंटे नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो स्टेबलाइज ही नहीं हो पाती। हम रियलिटी में जानते ही नहीं। और जो मेहनत करने वाले मजदूर है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, वो चाय ही पीते रहते हैं। बात सही है कि नहीं है? ये प्रैक्टिकल है। ऐसे ही मई महीने का समय है, तो वहां पे आपके गन्ने की ग्रोथ को हमें विश्राम देना है, वहां उसको भगाने की चेष्टा नहीं करनी है। अगर वहां पे हमने गन्ने की ग्रोथ को भगाया तो वहां पे गन्ने की पेशियों का विभाजन इतनी ऊंचे कक्षा में होता है कि पूरे बॉडी की सेल मल्टीप्लिकेशन इतनी होती है कि बाद में वो गन्ना जाके बारिश के शुरुआती ही स्टेज में उसके ऊपर इतने क्लोरोफिल बढ़ते हैं कि उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई आनी ही आनी है। जो किसान गर्मी में पानी ज्यादा पिलाएंगे उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई आएगी ही आएगी, किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कैलकुलेशन करके देखो ऐसा क्यों हुआ। गर्मी में मैंने ज्यादा पानी पिलाया, ओवर ग्रोथ हो गई तो मेरे पत्ते की साइज भी पतली हो गई और मेरे गन्ने के बॉडी के अंदर क्लोरोफिल भी बढ़ गया, अननेसेसरी बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि सकिंग पेस्ट को इजीली फीड मिल गया। गर्मी में गन्ने को आदत डालो कि पानी कम, जितना पानी कम देते जाएंगे धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और इसको हमें गर्मी से बचाने की प्रोटेक्शन स्टेबलाइजेशन के लिए क्या देना है, तो देना है बिना भूले आर्थोसिलेसिक एसिड की पाउडर यानी सिलिकॉन। 25 किलो सिलिकॉन और 25 किलो आपको MOP सोल्यूबल करके या SOP सल्फेट ऑफ पोटेश 5 किलो, दोनों में से एक। कुछ भी करो, ये आखिर का डोज आपका बारिश जैसे ही अप्रैल महीना खत्म होता है पानी के साथ ये डोज डालना है, और उसके बाद आपको पानी खींच के 1 महीना 1.25 महीने के पहले देना ही नहीं है। अपने आप गन्ना हरा भरा ही रहता है, इतना भी पीला नहीं होता है, क्योंकि आपने उसकी ग्रोथ को ही रोक दिया है। कंप्लीटली आपने सेल्स भेज दिया कि आपको ग्रो नहीं करना है। तो इसका फायदा क्या होता है, उसमें उसको मैच्योरिटी आ जाती है, और यही मैच्योरिटी हमारे बारिश में काम आ जाती है। ये मैच्योरिटी, पत्ते की मैच्योरिटी, डंडे की मैच्योरिटी आगे बढ़ते हैं तो ना बोरर आते हैं ना व्हाइट फ्लाई आता है, फिर बारिश आती है, फिर गन्ना स्टार्ट हो जाता है ग्रो करने के लिए। बात समझ में आ रही है सभी के? दवाई ढूंढ के थक जाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी।
आज स्प्रे करेंगे, 15 दिन के बाद फिर व्हाइट फ्लाई आती है, गलत है। ये करने में आ गया, सितंबर में लगाया उसमें। आप समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है सभी की? और एक बार आपके पुराने गन्ने में आ गया, उसको खा खा के उसने खत्म करा, तो उसको जिंदा रहने के लिए वो नए गन्ने में भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि शुरुआत करी तो वो रुकना ही नहीं। समझ रहे हैं? उसकी तादाद इतनी बढ़ती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेगी, रुके आगे और गन्ने पे ही है ना, गन्ने भी अभी आखिर की और एक प्रैक्टिस जो आपको बेहतर रिजल्ट देती है, बेहतर वजन देती है, और वजन के लिए उसका काफी फायदा होता है। तो वो क्या होता है कि गन्ना कटाई की आपकी तारीख फिक्स है, आगे पीछे 10-15 दिन। बात सही की गलत है? तो ये तारीख से पहले 1 महीना, ये तारीख से पहले 1 महीना आखिर का पानी आपको पिलाना है, बारिश हो तो भी पिलाना है। और इस पानी में CCC क्लोरोमैक्वाइड क्लोराइड, आपने नाम सुना होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लिवोसिन नाम से आता है, CCC क्लोरोमैक्वाइड क्लोराइड। यहाँ पे चमत्कार ऐसे कुछ नाम है। लिवोसिन जो वाड़ रोधक का काम करता है, किसका काम करता है? वाड़ रोधक का काम करता है। ये आधा लीटर, और इसके साथ आपको डालना है 05234 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। आपको पहली बार लेना है और वो लेना है 2 ही kg, ज्यादा कोई खर्चा नहीं। आधा kg मैग्नीशियम सल्फेट, इसका घोल बनाओ, वो पानी के साथ धो लो। ये करता क्या है? ये जड़ों के ऊपर के चार्ज को खत्म करता है, और जड़ों के सामने, जड़ों के ऊपर एक बेस लेवल का चार्ज होता है, इसको पूरी तरह से बंद कर लेता है। जैसे ही जड़ें 1 महीने पहले गन्ने की बंद होती है, तो गन्ने के ऊपर के जो हरे भरे पत्ते हैं, ऊपर के हरे भरे पत्ते के साथ जो हरा भरा ऊपर का ग्रोथ, नए ग्रोथ का डंडा है, इसमें से सारा ग्लूकोज रिवर्स होके कांडी में आता है। ग्रोथ रुक गई, अभी जाना ही नहीं कहीं, वो रिवर्स होता है। और जहां पे जिस कांडी में ग्लूकोज है उसका फ्रुक्टोज बनता है, जिस कांडी में फ्रुक्टोज है उसका सुक्रोज बनता है, और जिस कांडी में सुक्रोज बना है वो सॉलिडेट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और इससे गन्ने का वजन पत्थर जैसा ज्यादा होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये चीज आपको काफी टनों में बदलाव करने में फायदे होती है। और ये दूसरा फायदा इसका होता है, इसकी ग्रोथ रोकने से जैसे ही गन्ना कट के निकल जाता है, आपकी लाम एक सरगी एक साथ जर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि उसको हमने 2 महीने की रेस्ट दी। समझ में आया? एक साथ क्यों हुआ? 2 महीने की रेस्ट हुई, गन्ने को मैच्योर करा, एवरेज भी बढ़ गया, और लाभ भी एक साथ टूट गई, क्योंकि हमने उसको 2 महीने की रेस्ट भी दे दी। समझ में आया? अभी ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा। दूसरा और एक आखिर की बात बता के मैं रुकता हूँ। गन्ना नोड बेस क्रॉप है, नोड यानी जॉइंट वाला फसल है, घास वाला फसल, इसको घास फसल बोलते हैं। ये घास है, मिट्टी है, हम खाते हैं इसीलिए हम उसको गन्ना बोलते हैं, नहीं तो गन्ना और घास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही है। मिट्टी है, शुगर मिलती है, इसलिए वो हमारा क्रॉप है। शुगर नहीं होती तो वो जानवरों का चारा है। करेक्ट है? इस फसल में लंबाई जितनी ज्यादा उतना वेट ज्यादा मिलता है कांटे में, और लंबाई के लिए आपको 2 बार, आपकी इच्छा ना हो अच्छा यील्ड लेना है तो 2 बार आपको स्प्रे करके देखना है। शक्ति नहीं है, लेकिन अंतर फर्क आखिरी मूवमेंट तक आपको मजा आएगा। 2 स्प्रे कब करने हैं? जब पहला बेसल डोज, दूसरा बेसल डोज डाल के हम छोटा पारा करते हैं, उसके बाद एक पानी पिलाते हैं, उस वक्त में आपको 30 ppm जिब्रेलिक एसिड का पहला स्प्रे करना है। 20 ppm 6PA, 30 ppm जिब्रेलिक एसिड, इसका पहला स्प्रे करना है। कब करना है? जब हम पहला पारा करके, छोटा पारा करके पानी देते हैं, उस वक्त करना है। ये क्या करता है? बॉडी के अंदर के ऑक्सीजन बढ़ाता है, और ये ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर के सेल, पेशियों को खींच के बड़ा करता है और एलाउनेट करता है। ये एलाउनेट जब होती है तो एक एक पेशी आखिर के 10-10, 11-11 महीने तक काम करती है, बीच में काम नहीं छोड़ेगी। हमने क्या किया? कांडी के आखिरी कांडी लंबाई आने तक हमारा प्रबंध किया पहली बार। दूसरी बार यही स्प्रे 30 ppm का जो पहला स्प्रे किया था, वो दूसरा स्प्रे हमें 70 ppm का करना है। वो करना है बड़ा पारा होने के बाद 95 से 110 दिन,
बड़ा पारा हो के दूसरा पानी आया कि उसी पानी के पीछे 95 से 110 दिन में बड़ा पारा होता है। इस पारे के पीछे 70 ppm जिब्रेलिक एसिड, 40 ppm 6BA, ये दो स्प्रे हमें बिना भूले करना है। ये दो स्प्रे आपका वरदान के तौर पे काम करते हैं, अमृत के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। 6BA क्या है? 6BA 6 बेंजोइक एसिटिक एसिड स्प्रे करना है। तो मात्रा ppm में आते हैं। 100 लीटर पानी में अगर 10 ppm स्प्रे करना है तो 100 लीटर पानी में 1 ग्राम। समझ में आया? हाँ 100 लीटर पानी में 1 ग्राम यानी 10 ppm। अभी 100 लीटर पानी में 30 ppm करने तो 100 लीटर पानी में 3 ग्राम। करेक्ट है? 70 ग्राम यानी 7 ग्राम जिब्रेलिक एसिड और 40 ग्राम 4 ग्राम 6BA। ये दो स्प्रे आप करिए। डंडे की साइज देखिए, लंबाई देखिए, पत्ते की साइज देखिए, गन्ना छा जाता है, आप खुश हो जाओगे। 140 टन जो पका रहे हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है? हर एक चीज का एक डिस्टेंस फाइनल है। जैसे हम घर में 4 आदमी थे तो 500 स्क्वायर फीट का घर भी ठीक था। 10 लोग हैं तो हम सोचते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। ये इंडिकेशन क्या है? ये हमारी स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्पेस। करेक्ट है? तो कोई भी फसल हो उनको 3 स्पेस चाहिए, एक एरल स्पेस, एक सॉइल स्पेस और एक लाइट स्पेस। काफी चीजें आपको नई नई सुनने को मिलेगी। लाइट स्पेस यानी पत्ते के ऊपर लाइट आके गिरनी चाहिए, अन्यथा खाना नहीं बनता है, उसको बोलते हैं लाइट स्पेस। अगर वो नहीं मिली तो कोई भी फसल ग्रो नहीं होती। उसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो लंबा जाएगा लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, उसको लाइट स्पेस बोलते हैं। दूसरी स्पेस आती है लाइट स्पेस के बाद सॉइल स्पेस। सॉइल स्पेस में हर एक फसल की अपनी जड़ों के विकास की एक रिक्वायरमेंट है, यानी जड़ें कितने एरिया में दायरे में बढ़ने वाली है उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे गन्ना है तो 11 इंच उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये हर एक गन्ने की डंडी को 11 इंच जमीन की जरूरत है। कितना इंच? 11 स्क्वायर इंच यानी लगभग 1 स्क्वायर फीट, क्योंकि उतना उसका जड़ों का विकास है। 9 से 11 इंच। समझ में आ रहा है? अभी इसके बीच में कोई दूसरी चीज आती है या वही चीज ज्यादा आती है तो एक दूसरे का राइजोस्फीयर जो है, अनाज लेने के लिए जो एनवायरनमेंट बना है वो टूट जाता है। जैसे एनवायरनमेंट यानी क्या कि जड़ें जब खाना मांगती है तो खाना मांगते समय वो क्या करती है? राइजोस्फीयर को ग्रो करती है। ये राइजोस्फीयर क्या है? तो बैक्टीरिया और फंगस का एक बेहतर एसोसिएशन है जो धागों से जमीन में बना होता है और यहाँ का खाना उठा के यहाँ के जड़ों को देता है। समझ में आ रहा है? इसके बीच में अगर दूसरा फसल, कचरा या गन्ना आया तो एक दूसरे का कंपटीशन बन जाता है, और कंपटीशन जब बनता है तो दोनों को भी आधा अधूरा खाना मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए एक स्पेस की जरूरत है। तो गन्ने में बेहतर स्पेस क्या है? हम गन्ना मिनिमम लगाए पत्ते की साइज के ऊपर से, तो पत्ते की साइज क्या है? तो 1.25 मीटर यानी क्या 2.25 से 2.5 फुट के अगल बगल में एक पत्ते की लंबाई होती है। ऐसे तो पत्ता 1 मीटर से ज्यादा लंबा होता है, लेकिन नीचे आगे वाली सामने वाली जो भाग है 30 से 40% वो झुक जाता है। तो खाना बनाने का काम कितने पोर्शन में करता है? 2 से 2.25 फीट के बीच में करता है। तो 2 से 2.25 फीट एक लाइन से, दूसरी 2 से 2.25 फीट दूसरी लाइन, यानी दोनों के बीच में अंतर बनता है 4.5 फीट। ये साइंटिफिक अंतर है। 4.5 फीट के अंदर गन्ना लगाना शाप है, लगाना ही नहीं है, नहीं तो खाना ही नहीं बनेगा, फिर कांटे में वजन ही नहीं आएगा, डंडे दिखेंगे, वजन नहीं पकड़ेगा। इसीलिए 4.5 फीट मिनिमम आपको 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। अभी बात आई थी 2 टांडी के बीच, अभी मैं कितना भी बताऊं यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ तो 2-2.25 फीट पे एक आग का टुकड़ा लगाते हैं बेसिक प्रैक्टिस में। यहाँ मैं बोलने जाऊंगा तो लेबर आपको बताएगी यार मैंने पूरे गांव का गन्ना लगाया, ऐसे लगाया है, ठोक के लगाया है, आप क्या बता रहे हो? फिर लोग आपको लेबर का ही सुनना पड़ता है। आपकी इच्छा हो या ना हो, पहले ट्रैक्टर वाले को बोल के 4.5 फीट की नीक निकाल सकते हो। गन्ना बोना है तो ठोक के एक दूसरे के लगन में ही लगाएंगे।
बात सही है कि गलत है? कितना भी बोलो, मैं थक चुका हूँ। मैं खड़ा रह के कुछ किसानों के खेतों में देखा हूँ, वो एक लाइन तक सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि लगाना तो ठीक, नहीं तो निकल दे। फिर किसानों को सुनना पड़ता है। लेकिन सही में देखा जाए तो दो आग का टुकड़ा है, दो आग का टुकड़ा, तो उस दोनों के बीच में कम से कम 2 कांडी के बीच के गैप जितना है उतना तो गैप होना चाहिए। 9 से 11 इंच तो होना ही है, मिनिमम मिल पाएगा। 9 से 11 इंच 2 कांडी के बीच, यानी 1 फीट पे 1 कांडी का टुकड़ा लगाइए, इतना तो करिए। जब गन्ना लगाते हैं या आप बोलते हैं पौधा लगाते हो, लगाते बाद में 3 महीने तक कितनी बार खेड़खाड़ करना चाहिए, और जो घास उगता है उसके लिए घास मारने की दवा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? मैं बताता हूँ। अभी एक हमारे पास सबसे बड़ा दुविधा है, वो है घास, है ना, बहुत ज्यादा है। और घास की दवाई डाल दी तो घमरा आता है, ऐसा ब्रेक लगता है जमीन में, जिंदा जमीन है वो निर्जीव जमीन। मेरी बात है, बुरा नहीं मानना है, आप कितना भी मानो या ना मानो, बिना दवाई के आप खेती करके दिखाओ। नहीं, ये लोग बोलते हैं अभी लेबर ही नहीं है, एक तो ट्रैक्टर, दूसरी दवाई। बात सही की गलत है? आपकी बात सही है। प्रैक्टिकल है वो, सुन देखिए, प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल को एडॉप्ट करके हम निकलते। मैं गुजरात में 2004-06 से आ रहा हूँ। पहली बार 4 में आया था, 1 दिन के लिए आया था। 6 से तो लगातार आ रहा हूँ। 6 में मैंने देखा था कि गुजरात के कुछ ही घरों में एसी थी, आज की बिना एसी का घर नहीं दिखता है। पता है एसी में रहना हानिकारक है, हम 100 साल नहीं जी पाएंगे, ये सब पता है। लेकिन बिना एसी का आज नहीं सो पाएंगे तो 100 साल की क्या बात करें? 100 साल बाद में देखेंगे, पहले आज तो सोए। बात सही है? तो हमने क्या किया कि आज की सुन के, आज की देख के सारी चीजें अडॉप्ट की। तो आपको आज वीडीसाइड, हर्बिसाइड को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। परिणाम सही है गलत है, अभी उससे गलत परिणाम को कम करना है, वो कर सकते हैं। जैसे जब भी वीडीसाइड क्या डालना है, एग्रीसाइड क्या डालना है, फंजीसाइड क्या डालना है, ये जब का समय आता है तो वहाँ का वेदर, वहाँ की सॉइल कंडीशन और उस वक्त का आपका एप्लीकेशन का तरीका, ये तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अगर कॉन्टैक्ट वीडीसाइड डाल रहे हो तो जमीन कॉम्पैक्ट होगी, जरूर होनी है, क्योंकि ऊपर का मर गया और नीचे का जिंदा है, तो वो पकड़ लेता है। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने से आराम बीच में आ गया तो हम सबसे पहले किसी को पकड़ लेते, पकड़ देगी नहीं, इसको प्रोटेक्शन मोड बोलते हैं, एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन मोड। पेड़ में जब ऊपर से कचरे की दवाई डाली जाती है तो आपकी फसल और कचरा दोनों के दोनों प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जड़ों से जमीन को फिट पकड़ते हैं। जैसे पकड़ते हैं जमीन कड़क हो जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन मोड। आना ही है, सोचने की आवश्यकता नहीं, वो आता ही है। जैसे आज कचरे की दवाई डाली, 4 दिन के बाद जाके देखो जमीन पत्थर जैसी बन जाती है। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दौरा नहीं है। हमें क्या करना है इसमें, जब भी हम कचरे की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जब भी करते हैं, तो इसका कम से कम नुकसान लेने के लिए आज कचरे की दवाई डाली तो कम से कम दवाई डालने से पहले पानी में, आज कचरे की दवाई डाली तो पहला जो पानी जा रहा है उसमें 10 kg यूरिया और 2 kg मैग्नीशियम सल्फेट को धो लो, या 5 कादू में छोटा पर है तो डाल दो। इतना करके आप रखते हैं तो नाइट्रोजन से फायदा क्या होता है, नाइट्रोजन इजी अपटेकेबल फर्टिलाइजर है, जीरो चार्ज में भी अपटेक होता है, 0 चार्ज। इसके लिए प्लांट कचरा सब अपने जड़ों की तरफ उसको खींच के रखते हैं, और जैसे ही रखते हैं और कचरे के ऊपर से दवाई डाल देते हैं तो ये पकड़ा हुआ नाइट्रोजन छोड़ देते हैं तुरंत, और जैसे ही छूटता है जमीन के अंदर, जैसे ही अमाइड नाइट्रेट बढ़ता है जमीन फूल जाती है, उल्टा रिएक्शन होता है। हमने नुकसान छोड़ दिया, खत्म कर दिया, बस इतना ही करना है। समझ में आया? हाँ, समझ में। अभी ट्रैक्टर, मैं बोलूंगा कि पहले दिन से ट्रैक्टर से खेड़खाड़ करो तो पानी कैसे पिलाएंगे, पानी पा ही नहीं पाएंगे। बात सही है ना? तो ट्रैक्टर चलाने का सही समय होता है 45 डेज के बाद या 40 डेज के बाद, तब तक तो हम ट्रैक्टर चला भी नहीं पाते। कुछ लोग चलाते हो, फिर पानी सब पूरे का, मैंने इधर ही देखा है गन्ने में पानी, कि वो हमारे यहाँ पैडी में जैसे पानी लगाते हैं ऐसे गन्ने में जाता है, इधर से भर के उधर से बाहर।
फिर वराब कैसे आएगी वो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचता रहता हूँ कि वराब कितने दिन में आएगी। एक तो गन्ना, अगर कैलकुलेटिवली गन्ना देखा जाए तो 365 दिन का गन्ना मानते हैं, तो पानी के चक्कर में 140 से 150 दिन बिना वराब का ही खड़ा रहता है। तो खाएगा कब, बढ़ेगा कब और ग्रोथ कब होगी? इसीलिए जितना वराब की स्थिति बढ़ाते रहेंगे उतना गन्ने की ग्रोथ अच्छे से बेहतर और बेहतर होती रहेगी। दूसरी चीज, गन्ना जब ग्रोथ की स्टेज में है, तब जब 3 महीने के नीचे का गन्ना है तब तक उसमें पैराकोट का इस्तेमाल ध्यान से करिए, क्योंकि पैराकोट का इस्तेमाल अगर आप उसमें करते हैं सब, हाँ करते 2,4-D का इस्तेमाल करो, पैराकोट का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि जरूर करते होंगे तो आधा अधूरा गन्ने के अंदर की पेशियां भी टूटती है और वहां पे 100% गमरा आता ही है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, फायदे है नुकसान भी है। सेल टूटी तो ग्रोथ में 2-4 दिन का जो फर्क आता है, तो ऊपर के पत्ती की ग्रोथ और नीचे के 2 भाग बन जाते हैं, और भाग बन जाते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक वहां पे ईयर बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो इसको अगर इस्तेमाल करना ही है, समय आता है कि इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो इस्तेमाल करते समय एक बिना भूले ध्यान रखो कि जो कचरे की दवाई आप डाल रहे हो यानी पैराकोट डाल रहे हो, उसमें बिना भूले आर्थोसिलेसिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और 1 ml अल्कोहल बिना भूले डाल दो, तो नुकसान 0 हो जाएगा। कचरा भी सूख जाएगा और गन्ने के ऊपर ट्रेस भी नहीं आएगा। आर्थोसिलेसिक एसिड 2 ग्राम और अल्कोहल ओनली 1 ml पर लीटर। कचरा भी सूख जाएगा जल्दी से और कचरा जो गन्ना है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा, तो गम बनाने की क्षमता है। ये ओके, और किसी का कोई सवाल है? जो लोग आते हैं गन्ने के अंदर, कि अभी जो अपना गन्ना है जैसे रोपण है, लाम है, जो कटने की तैयारी में है, पत्तियों के ऊपर फुल्ला आ गया, रोग आना, यानी वो सोच रहे हैं कि रोग है, वो सच में रोग है या क्या है और उसको पहचाने कैसे? अभी एक सवाल बड़ा है और बेहतर सवाल है कि गन्ना कटिंग के तैयारी में है, कटिंग के तैयारी में है और 1 महीने 1.5 महीने पहले ही रेड रस्ट आ जाता है, लाल हो जाता है, पत्ते लाल होके सूख के पूरे जैसे जलाया हुआ ऐसा दिखता है, पूरे व्हाइट हो जाते हैं। कई जगह पे तो पीला होके सब पत्ते खत्म हो जाते हैं, ऊपर के 1-2 पत्ते रहते हैं। ऐसा ही सवाल है, बराबर है? मैंने एक ही बात आपको बोली है, एक बात 100 के बराबर है। वो एक बात है, बारिश खत्म होने के बाद 2 से 3 बार खुला पानी छोड़िए। आप नज़ारा देखिए, एक भी पत्ती हरी से लाल कभी नहीं होती है। इसको बोलते हैं रेड रस्ट। रस्ट कब आता है? जब बॉडी के अंदर के गन्ने में सुक्रोज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो बाहर की तरफ में रेड रस्ट आता है। और ये रेड रस्ट आने का रीजन भी हमारा है, बारिश है, अभी पानी क्यों चाहिए, तो जड़ें काम ही नहीं करती, शुरू भी नहीं होती और अक्टूबर की हीट आ जाती है। अभी अक्टूबर की हीट खाना बना रही है पत्तों में, खाना देने से आ ही नहीं रहा है, जड़ें तो बंद ही है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसीलिए दवाइयाँ ढूंढो मत। उस वक्त में आपको जितना बताया है कि खुला पानी 2 बार छोड़ दीजिए, रिफ्रेशमेंट आ जाने दीजिए, एनर्जेटिकल एनवायरनमेंट तैयार होने दीजिए, फिर हरी भरी चलेगी, ग्रीन चलेगी, ग्रोथ भी चलेगी। दवाई स्प्रे करने से उसमें कोई मतलब नहीं है। और वो डेंजर्स करके एक घास मारे की दवाई है, हाँ, पैराकोट भी है, हाँ, एक 4D भी है, बराबर है? कब कैसे यूज करना चाहिए? 2 मिनट में, और एट्राजिन करके भी आती है, सब लोग डालते हैं। 2 मिनट के बाद हम निकलेंगे, हमें भी जाना है। नहीं, आपकी बात समझ गए। वो कचरे की दवाइयाँ बहुत है, कचरा नाशक दवाइयाँ बहुत है, कचरा नाशक दवाइयाँ बहुत है, खरपतवार बोलते हैं उसको, खरपत नाशक बहुत है, लेकिन उसको कितना किस समय में और कैसे यूज करेंगे किसी को पता नहीं, ये दुविधा है। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि मेरे से बेहतर इस चीज़ को अंकित जी जानते हैं, क्योंकि मैंने उनके सारे वीडियो देखे हैं, उसमें उन्होंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। लेकिन इनको इस्तेमाल करते समय का साइड इफेक्ट टालने के लिए मैंने आपको नुस्खे बताए। जब भी आपको साइड इफेक्ट्स लगते हैं, अभी गन्ने में इस्तेमाल करके भी क्या करते हैं, एक तो 2,4-D है, पैराकोट है, और अभी जो नए डुपॉन्ट, BASF जैसे कंपनियों ने सिलेक्टिव हर्बिसाइड और विडिसाइड लेके आए। उनके जो सिलेक्टिव है उनका इस्तेमाल आप बेफिक्र से करिए, कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने काफी सारे रिसर्च के पेपर्स कंप्लीट किए। BASF का भी जो नया आया है
काफी बेहतर है, उससे साइड इफेक्ट ना आए इसलिए उसके साथ मिक्स क्या करना है वो बताया है। 2 ग्राम, जिसमें सिस्टेमेटिक जभी भी आपको पैराक्वाट इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराक्वाट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। उसके बाद जो बाकी सब है वो सिस्टेमेटिक वीडिसाइड और सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड है। अब जब कोई भी सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड वीडिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस बनता है, रिजल्ट में थोड़ा बहुत नुकसान होना ही है, वो टालना है, इतना ही हमारे लिए जरूरी है। और टालने के लिए आपको 2 ग्राम आर्थोसैलिसिलिक एसिड और 1 ml अल्कोहल उसमें डालना है, बात खत्म हो जाती है। कोई भी कचरे की दवाई यानी खरपतनाशक को आप यूज करो, नुकसान जीरो हो जाएगा, फायदा होगा कि कचरा निकल जाएगा। और बस आप सभी लोगों की सहयोग से और मेरे ख्याल से आज इतनी गर्मी में भी आप सभी लोग इतने समय तक अपनी जो सीखने सिखाने की जो इच्छा थी उसको बरकरार रखते हुए बैठे, इसके लिए मैं आप सभी का फिर एक बार काफी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पोलन फैमिली की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।